प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। न ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। कबीर उस रात हवेली के बाहर भीगी हुई पगडंडी पर खड़ा था। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और तेज हवा उसके कपड़ों को झकझोर रही थी। बारिश लगातार उसकी आंखों और चेहरे पर गिर रही थी, पर असली दर्द बाहर की बारिश नहीं, उसके अंदर की उथल पुथल थी। उसके सामने सुमित खड़ा था, उसी पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास जहां दोनों बचपन में खिलौने छुपाकर रखते थे। लेकिन आज हालात कुछ और थे। आज दोनों के बीच सिर्फ कहानी और यादें नहीं थीं, बल्कि शक, गुस्सा और एक ऐसा इल्जाम था जिसके बारे में कबीर ने कभी सोचा भी नहीं था। कबीर की आवाज कांप गई, लेकिन उसमें दर्द ज्यादा था। तुम सच में सोचते हो कि मैंने चोरी की है? सुमित, तुम्हारे अलावा अगर कोई और कहता तो मैं हंस देता, पर तुम भी मेरे खिलाफ हो गए। सुमित भीगते बालों को पीछे करता हुआ एक पल को चुप रहा, फिर बोला, कबीर, मैंने तेरे खिलाफ नहीं सोचा, पर तेरी जेब से वही चमकता हुआ गहना मिला। पूरा गांव देख चुका है, मैं अकेला कितने लोगों को समझाऊं? उसकी आंखों में भी गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। डर इस बात का कि शायद सच कहीं और है, पर वो उसे देख नहीं पा रहा। कबीर ने गुस्से में कदम आगे बढ़ाया। बस एक बार मेरी आंखों में देखकर पूछ लेते, कबीर, सच क्या है? पर नहीं, तू भी उनसे अलग नहीं निकला। तुम सब बस जो सुनते हो वही मान लेते हो। सुमित ने होंठ भींच लिए। मैं तुझे झूठा नहीं कह रहा, पर सबके सामने अगर मैं तेरी तरफदारी करूं और बाद में पता चले कि चोरी तूने ही की है तो मेरी जिम्मेदारी भी कुछ है। ये बात कबीर को तीर की तरह लगी। उसका दिल कसमसाया। तो अब तेरे लिए सच झूठ का पैमाना गांव की भीड़ है, मैं नहीं। दूर आसमान में बिजली चमकी और उसी पल हवेली की ऊपरी टूटी खिड़की पर खड़ा विक्रम दिखा। उसका आधा चेहरा अंधेरे में था, पर उसकी आंखों का चमकता हुआ घमंड साफ दिख रहा था। उसे इन दोनों का झगड़ा देखकर अजीब सा संतोष मिल रहा था, जैसे यही तो उसने चाहा था। नीचे जमीन पर पानी में एक पुराना ब्रेसलेट पड़ा था, वही आधा आधा बटा हुआ ब्रेसलेट जिसे कबीर और सुमित ने बचपन में बनवाया था। उस पर छोटे अक्षरों में लिखा था, हमेशा साथ। आज वही ब्रेसलेट मिट्टी और बारिश में डूबा हुआ था, जैसे वो भी रो रहा हो कि दो दोस्त कैसे एक झूठ के कारण अलग हो गए। कबीर ने ब्रेसलेट की तरफ देखा, पर उसे उठाया नहीं। उसकी आवाज अब धीमी हो गई। शायद हमारी दोस्ती उतनी मजबूत थी ही नहीं, जो एक झूठ से हिल गई। सुमित की आंखों में दर्द उभर आया, पर उसने खुद को संभाल लिया। कबीर, ऐसा मत कह। लेकिन कबीर ने उसकी बात काट दी। तूने मुझसे पूछने की जगह लोगों की बातों पर भरोसा किया। तूने मेरा साथ नहीं दिया। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है? इतना कहकर कबीर थोड़ा पीछे हट गया। उसी समय हवेली के अंदर से दादी माया की पुरानी खांसी सुनाई दी। वे खिड़की के पीछे खड़ी सब सुन देख रही थीं। उम्र ने उनकी आंखों को कमजोर किया था, पर सच को पहचानने की शक्ति अभी भी उनके पास थी। उन्होंने अपनी हल्की पुरानी लालटेन उठाकर बाहर की तरफ रोशनी डाली, जैसे वो रात को बता रही हो कि यहाँ कोई बड़ा सच छुपा है। उस रोशनी में सुमित का चेहरा साफ दिख रहा था। वो बुरी तरह टूट चुका था, पर कबीर अब वापस नहीं मुड़ रहा था। अचानक हवेली के दरवाजे के पीछे से एक छोटी छाया बाहर झांकी। वह थी गुड़िया। उसकी आंखें डर और उलझन से भरी थीं। भैया, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? कबीर भैया चले जाएंगे क्या? कबीर ने उसकी तरफ देखा। बचपन से वो गुड़िया का सबसे बड़ा हीरो था। उसकी आंखों में डर देखकर उसके कदम रुक गए, पर दिल में जो कड़वाहट थी उसने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। वो धीरे से बोला, गुड़िया, तुम सो जाओ। बड़ी बातें बच्चे नहीं समझते। गुड़िया की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगर तुम चले जाओगे तो कौन मुझे पेड़ के झूले पर झुलाएगा? ये बात सुनकर कबीर का दिल एक पल को पिघल गया, पर सुमित ने जल्दी से गुड़िया को अंदर खींच लिया। चलो, देर हो रही है। कबीर ने उसे जाते देखा, फिर अपना चेहरा सख्त कर लिया। सुमित अब अकेला दरवाजे पर था। बारिश उसके चेहरे पर बह रही थी, पर उससे ज्यादा अंदर की शर्म उसे जला रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कबीर, मैं सच में उलझ गया हूं। तू कह दे तूने नहीं किया तो मैं सबके सामने तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। कबीर ने सिर हिलाया। अगर तुझे मेरे सच पर भरोसा करने के लिए मेरे मुंह से सुनना पड़े
तो दोस्ती की कोई कीमत ही नहीं। दोस्ती भरोसे से बनती है, सफाई देने से नहीं। वह मुड़ा और चलने लगा। ब्रेसलेट के पास से गुजरते हुए भी उसने नीचे नहीं देखा। उसके कदम भारी थे, पर दिल उससे भी भारी। सुमित बोलना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। वो एकदम चुप रह गया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने सच में कुछ कीमती चीज खो दी है। इस बीच ऊपर खड़ा विक्रम हल्की हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। इसी पल का इंतजार था। उसने खुद से कहा, अब ये दोनों कभी एक नहीं होंगे। हवा तेज चली। बरगद के पेड़ की डालियां हिलने लगीं, जैसे वे इस टूटन की गवाह हों। बारिश थोड़ी कम हुई, पर रात की ठंड और भी बढ़ गई। कबीर धीरे धीरे दूर जाता गया। उसका साया बारिश में धुंधला होता गया। सुमित धीरे से अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। दादी माया एक कोने में खड़ी थीं। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब धीमी सी चमक भी, जैसे उन्हें पता था कि आज की रात अंत नहीं, शुरुआत है। उन्होंने सुमित से कुछ नहीं कहा, बस लालटेन की लौ थोड़ी बढ़ा दी और कमरे की हवा अचानक गर्म सी हो गई। सुमित फर्श पर बैठ गया और उसका सिर उसके हाथों में गिर गया। कानों में कबीर की आखिरी लाइन गूंज रही थी, दोस्ती भरोसे से बनती है, सफाई देने से नहीं। बाहर तूफान फिर थोड़ा तेज हुआ। हवेली के पीछे के अंधेरे में कोई परछाई चलती हुई दिखी, शायद कोई आदमी, शायद सिर्फ हवा। और उसी पल ब्रेसलेट फिर बिजली की चमक में चमका, जैसे वो इशारा कर रहा हो कि ये कहानी अभी बहुत आगे जाएगी। आज सिर्फ दोस्ती टूटी है, आगे चलकर किसी की जान तक दांव पर लग सकती है। कबीर रात की बारिश में अकेला चलता जा रहा था। हवा की ठंड उसके कपड़ों से चुभती हुई अंदर तक उतर रही थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द उससे भी ज्यादा कड़ा था। हर कदम के साथ उसे वही शब्द याद आ रहे थे, दोस्ती भरोसे से बनती है, सफाई देने से नहीं। उसका दिल बार बार यही दोहरा रहा था कि शायद उसने सही किया, पर हर बार कोई आवाज उससे पूछती, अगर सुमित को सच मालूम करने का हक था तो तूने उसे बताया क्यों नहीं। रास्ते में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। बारिश थोड़ा कम हो चुकी थी, पर हवा अभी भी पेड़ की डालियों को जोर से हिला रही थी। लकड़ी के टूटे तख्ते और सूखी जड़ें बारिश के पानी में डूबकर अजीब आवाजें कर रही थीं। कबीर ने एक बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी की, पर अंधेरा इतना घना था कि उसे सिर्फ पेड़ की लटकती जड़ों की परछाई दिख रही थीं। वो आगे बढ़ गया, पर पीछे कहीं खड़े विक्रम की आंखें उसे जाते हुए देख रही थीं। विक्रम की धीमी, दबी हुई आवाज हवा में घुल गई, अब अगला कदम भी मेरा होगा, और इस बार खेल और गहरा होगा। कबीर अपने घर पहुंचा। एक छोटा सा मिट्टी का घर, जिसकी खिड़की पर उसकी मां ने बचपन में एक नींबू मिर्च की डोरी लटकाई थी। वो अंदर आया तो घर बिल्कुल शांत था। उसे पता था कि उसकी मां चक्की पर काम करके देर से लौटती है। घर में सिर्फ दीवार की टंकी हुई घड़ी की टिक टिक थी, और छोटे से कमरे के कोने में रखा दिया जिसकी लौ हर हवा के झोंके के साथ हिल रही थी। कबीर ने भीगते कपड़े उतारे और चारपाई पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, बाहर की ठंड से नहीं, अंदर की बेचैनी से। उसने एक गहरी सांस ली और बंद मुट्ठी खोली। उसमें एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर लिपटी हुई मिट्टी अभी भी गीली थी। उसने वह पेपर खोला। पेपर पर लिखे कुछ शब्द बरसात से फैल चुके थे, लेकिन एक लाइन अभी भी साफ दिख रही थी, जिस चीज पर इल्जाम लगा है वही चीज असली नहीं है। कबीर की भौहें सिकुड़ गईं। ये वही पेपर था जो उसकी जेब में था, और इसी की वजह से सबको लगा कि वो चोरी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पर लिखा यह वाक्य किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। उसने खुद से पूछा, अगर मैं चोर नहीं तो ये पेपर मेरी जेब में कैसे आया, और अगर ये नकली गहना है तो असली कहाँ है। सोचते सोचते उसकी आंखें दीवार पर टंगे उस पुराने फोटो पर गईं। वो फोटो कबीर, सुमित और गुड़िया का था। दादी माया ने ये फोटो गांव के मेले में खिंचवाया था। तीनों हंस रहे थे और उनके हाथों में वही आधा आधा ब्रेसलेट था। उस तस्वीर को देखते हुए कबीर का दिल भर आया। उसे लगा जैसे उन यादों पर आज किसी ने कीचड़ डाल दिया है। वो फोटो को उतारकर अपने पास लाया और उसके पीछे लगी पुरानी कागज की पट्टी पढ़ी। सच्ची दोस्ती को सिर्फ सच ही चलाता है, ये दादी माया के लिखे शब्द थे। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, सुमित, तू क्यों नहीं समझ पाया? इधर हवेली में भी रात बहुत भारी थी। दादी माया ने गुड़िया को सुला दिया था, लेकिन खुद सो नहीं पा रही थीं। उनके कमरे की लकड़ी की दीवारें हल्की आवाजें कर रही थीं, जैसे हवा और घर दोनों इस झगड़े से परेशान हों। दादी ने लालटेन उठाई और खिड़की से बाहर झांका। उन्हें दूर गांव के बाहर की पगडंडी पर कबीर का साया दिखा, धीरे धीरे घर की तरफ जाता हुआ। दादी माया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इन बच्चों के बीच झूठ बहुत गहरा फेंका गया है। ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, कोई चाहता है कि ये दोनों कभी एक न हो। कमरे के एक कोने में हल्की हवा आई और लालटेन की लौ तेज से हिली, जैसे उसने भी दादी की बात से सहमति जताई हो। सुमित अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे।
मन में सवाल और पछतावा दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब कबीर की जेब से चमकता हुआ गहना निकला था, लेकिन उसे ये भी याद था कि चोरी हुई चीज असाधारण थी, एक पुराना कंगन जिसे गांव के बुजुर्गों ने वर्षों से सुरक्षित रखा हुआ था। उसका अचानक गायब होना आसान बात नहीं थी। सुमित ने खुद से पूछा, अगर कबीर ने नहीं लिया तो किसने लिया, और वो चमकता टुकड़ा उसकी जेब में कैसे पहुंचा। हवेली में खिड़की के बाहर अचानक कोई छाया लपकी। सुमित ने खिड़की खोलकर बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में सिर्फ हिलते हुए पेड़ दिखे, पर नीचे जमीन पर उसे कोई बात साफ दिखी, कीचड़ में पैर के निशान जो हवेली के पीछे की तरफ जा रहे थे। वो तुरंत बाहर भागा और निशानों का पीछा किया। निशान बरगद के पेड़ तक जाकर मिट गए। बरगद की जड़ों के बीच उसे कुछ चमकता हुआ दिखा, एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा। उसने उसे उठाया। ये वही नकली पत्थर था जो चोरी की रात गायब हुआ था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने फुसफुसाकर कहा, नकली यहाँ फेंका गया है तो असली कहाँ है, और किसे पता था कि हम सब यहीं खोजने आएंगे। उसी समय पीछे से धीमी सी आवाज आई, सच हमेशा अंधेरे में नहीं रहता सुमित। सुमित डर गया। उसने मुड़कर देखा। दादी माया लालटेन लिए खड़ी थीं। रोशनी उनके चेहरे को आधा उजाला और आधा अंधेरा बना रही थी। ये जो आज हुआ, ये किसी एक की गलती नहीं, ये चाल है, और चाल चलने वाले को पता है कि कब कौन सबसे ज्यादा टूटता है। दादी की आवाज में कुछ ऐसा था जो सुमित को अंदर तक हिला गया। वह तुरंत बोला, दादी, मुझे लगता है कि कबीर सच कह रहा था। उसकी जेब में नकली चीज किसी ने जानबूझकर रखी है। दादी माया ने गहरी नजरों से सुमित को देखा। अगर तू सच में अपने दोस्त पर भरोसा करना चाहता है तो सिर्फ बातें मत कर, सच ढूंढ। हवा को देख, आवाजों को सुन, और बरगद पर लगे इन ताजा निशानों को समझ। यहां कोई और भी था। सुमित दोनों मुट्ठियां भींचता हुआ बोला, मैं सच ढूंढूंगा दादी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी रात बाहर बितानी पड़े। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ की दूसरी तरफ कदम बढ़ाया, पत्तों के बीच एक परछाई इतनी तेजी से हिली कि वो खुद डर गया। वो चिल्लाया, कौन है वहां? पर जवाब में बस हवा की तेज सरसराहट आई। बरगद की जड़ों के बीच कहीं दूर से एक हल्की हंसी की आवाज भी आई, बहुत हल्की मगर पहचानने लायक। विक्रम की। ये सुनकर सुमित का दिल धक से रह गया। उसने महसूस किया, यह चोरी, यह इल्जाम, सब एक जाल था। उसी समय हवेली के अंदर गुड़िया नींद में करवट बदलते हुए धीरे से बोली, कबीर भैया, वापस आ जाओ। जंगल की तरह शांत इस रात में उसकी ये मासूम आवाज किसी तीर की तरह सुमित के दिल में लगी। रात ने अपना अंधेरा और गहरा कर लिया था, लेकिन सच की पहली परत अब खुल चुकी थी, और अब खेल पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। कबीर उस रात सो नहीं पाया। चारपाई पर लेटते ही दिमाग में वही बातें फिरने लगीं, सुमित का शक, गांव वालों की आंखें, और सबसे ज्यादा वो पेपर का टुकड़ा जो उसकी जेब में मिला था। कमरे की दीवार पर दिया कमजोर लौ के साथ जल रहा था, और उसकी छाया कभी छोटी तो कभी बड़ी हो रही थी। कबीर ने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन दिल में उठता दर्द उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने उस पेपर को फिर हाथ में लिया। मिट्टी सूख चुकी थी और शब्द थोड़े और साफ दिख रहे थे। पेपर के कोने पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी नुकीली चीज से खरोंच लगाई गई हो। कबीर ने उसे उलट पलट कर देखा, फिर तुरंत बैठ गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। पेपर के पीछे बहुत ही हल्की, लगभग मिट चुकी लकीरें थीं, जैसे किसी ने कुछ लिखकर फिर मिटाया हो। उसने दिए को पास खींचा और ध्यान से देखा। धुंधलापन हटते ही कुछ शब्द धीरे धीरे साफ हुए, वही फंसेगा जिसे भरोसा सबसे ज्यादा तोड़ता है। कबीर का दिल कस गया। उसने बुदबुदाया, ये बात, ये लिखावट, ये तो उसके दिमाग में एक चेहरा उभरा, विक्रम। बचपन में विक्रम हमेशा जलता था कि गांव में सबसे ज्यादा इज्जत कबीर और सुमित की ही क्यों होती है। एक बार तो उसने उनकी पतंगे काटकर उनके ऊपर खुद का गुस्सा उतारा था। दादी माया ने तभी कहा था, जिसके मन में ईर्ष्या बैठ जाए वो दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कबीर ने दिया बुझाया नहीं, बस खिड़की खोल दी। ठंडी हवा अंदर आई और कमरे के माहौल में एक सिहरन फैल गई। वो उठकर बाहर चला गया। रात गहरी थी, लेकिन एक बात साफ थी, कबीर अब चुप नहीं रह सकता था। उसे अपने ऊपर लगा इल्जाम भी हटाना था और सच्चाई भी ढूंढनी थी। वो पगडंडी से होते हुए सीधे उस जगह पहुंचा जहां चोरी हुई थी, गांव का पुराना चौपाल। वहां अभी भी मिट्टी गीली थी। चौपाल के चारों ओर लगे दियों की लौ बुझ चुकी थी, पर एक दिया आधा जला हुआ पड़ा था। कबीर ने उसे उठाया। उसकी बात जिससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। दिया जला हुआ होने का मतलब था कि चोरी के समय कोई यहां मौजूद था। कबीर ने आसपास घूमकर देखा। मिट्टी में कदमों के निशान थे, लेकिन बारिश ने उन्हें धुंधला कर दिया था। एक कोने में उसे एक पतली रस्सी का टुकड़ा मिला, कटा हुआ,
जैसे किसी ने जल्दी में खींचकर टूटा हो। उसने रस्सी को सूंघकर देखा। उसमें धुएं की हल्की गंध थी, जैसे किसी ने रात में आग जलाई हो। कबीर बोला, गांव में ऐसी गंध सिर्फ एक जगह होती है, हवेली के पीछे वाले कमरे में। यह सच्चाई उसके अंदर आग की तरह फैल गई। उसने चौपाल से निकलते हुए कसम खाई, मैं इस झूठ को खुद खत्म करूंगा। इधर हवेली में सुमित बरगद के नीचे से वापस आ चुका था। उसके कपड़े भीग चुके थे और हाथ में पकड़ा नकली पत्थर अभी भी गीला था। दादी माया कमरे में बैठी थी और गुड़िया सोई हुई थी। सुमित बोला, दादी, मुझे लग रहा है कि चोरी एक बहाना है। किसी को मुझे और कबीर को अलग करना था। दादी ने लालटेन की लौ संभालते हुए कहा, जिस दिन तू असल चोर को पहचान लेगा, उस दिन तुझे असली डर भी दिखेगा। सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। सुमित की आंखों में एक नई बेचैनी उतर आई। उसने पूछा, दादी, अगर किसी ने ये सब जानबूझकर किया है तो वो चाहता क्या है? दादी माया ने एक कतरा भी हिचकिचाए बिना कहा, वो चाहता है कि तू टूटे और कबीर भी टूटे, और जब दोनों टूट जाएंगे तो वही जीतेगा जिसने ये जाल बिछाया है। सुमित की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कौन ऐसा कर सकता है, लेकिन उसका शक उसी तरफ झूल रहा था, विक्रम की तरफ। उसी समय हवेली की छत पर कोई हल्की सी परछाई फिसली। दादी माया ने खिड़की से बाहर देखा। छाया गायब हो गई। दादी बोली, रात को बिना वजह कोई नहीं घूमता। ये हवा नहीं थी, कोई और था। इधर कबीर ने हवेली की तरफ जाने का फैसला किया। रास्ते में वो रुका। बरगद के पेड़ के पास मिट्टी में उसे कुछ गहरे निशान दिखे, जैसे किसी ने भारी कदमों से इधर उधर भाग दौड़ की हो। साथ ही उसे एक छोटी सी चीज चमकती हुई दिखी। वह झुका, चमकते हुए टुकड़े को उठाया, एक पतली धातु की कील। और ये वही कील थी जो अक्सर विक्रम की जेब में रहती थी, क्योंकि वो हर वक्त लकड़ी से कुछ न कुछ तराशता रहता था। कबीर के हाथ कस गए। ये अब शक नहीं, एक सुराग था। वो तेज कदमों से हवेली की तरफ चला। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी तेज थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन दिल ने कहा, तू अकेला नहीं है। सुमित भी ठीक उसी समय हवेली से बाहर निकला था। दोनों आमने सामने आ गए। दोनों के कपड़े भीगे हुए थे। दोनों की सांसें भारी थीं। लेकिन पहली बार इस पूरे झगड़े के बाद उनके चेहरे पर एक ही तरह की बेचैनी थी। सुमित हकला गया, कबीर, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। कबीर ने ठंडी आवाज में कहा, क्या बात? एक और इल्जाम? सुमित ने सिर हिलाया। नहीं, एक बात साफ है, मैं अब शक नहीं कर सकता। मुझे कुछ मिला है और मैं मानता हूं कि तूने चोरी नहीं की। कबीर की आंखों में पल भर को अचरज उतरा, पर उसने खुद को संभाला। और ये अचानक समझ कैसे आ गई? सुमित ने अपनी मुट्ठी खोली और वो नकली पत्थर कबीर के सामने दिखाया। ये वही है जो चोरी की रात गायब हुआ था। यह बरगद की जड़ों में मिला। किसी ने इसे वहां जानबूझकर फेंका। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने जेब से वो पेपर का टुकड़ा निकाला। और ये मेरी जेब में मिला। इस पर लिखा है, वही फंसेगा जिसे भरोसा सबसे ज्यादा तोड़ता है। सुमित ने वो लाइन सुनी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दादी माया जो खिड़की से ये सब देख रही थीं, धीरे से बोली, आज की रात कुछ बड़ा खुलने वाला है। अचानक हवेली की छत से टाइल टूटने की आवाज आई। दोनों लड़कों ने ऊपर देखा। एक काली परछाई दौड़ती हुई छत के दूसरी तरफ कूद गई। कबीर ने दबी आवाज में कहा, यह विक्रम था, मैं उसकी चाल समझ गया हूं। सुमित ने गहरी सांस ली। अगर ये सच है तो ये सिर्फ चोरी नहीं है, वो चाहता है कि हम दोनों दुश्मन बन जाएं। कबीर की मुट्ठियां कस गईं। और अब मैं उसे सच में पकड़ूंगा। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। दोनों दोस्त छत की तरफ बढ़े। बरगद का पेड़ तेज हवा में हिल रहा था और किसी को पता नहीं था, पर अब असली खेल शुरू हो चुका था। कबीर तेज सांस लेते हुए हवेली की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सुमित उसके ठीक पीछे था। दोनों के मन में एक ही आग थी, विक्रम को पकड़ना। छत से आई आवाज ने उनके शक को यकीन में बदल दिया था। रात की हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। तेज झोंके उनके कपड़ों को फड़फड़ा रहे थे और टूटे टाइलों के बीच से हवा सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। कबीर ने धीरे से फुसफुसाया, सुमित सावधान रहना, वो ऊपर अकेला नहीं भी हो सकता। सुमित ने गर्दन हिलाई, मैं तैयार हूं। दोनों छत के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में भागते हुए उसे धक्का देकर छोड़ दिया हो। अंदर अंधेरा था, पर चांदनी की हल्की परत टाइलों पर पड़कर छत को भूतिया सा माहौल दे रही थी। कबीर ने आगे बढ़कर दरवाजा धीरे से खोला। लकड़ी चरमराई। दोनों एक एक कदम छत पर आए।
पर ऊपर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कोई खड़ा नहीं था, बस टूटी टाइलें, हवा का शोर और दूर कहीं बिजली पड़ने की चमक। सुमित ने नीचे झुककर जमीन पर निशान देखे। देख, यहां किसी के जूते के ताजा निशान हैं। और ये मिट्टी बरगद के पेड़ की लग रही है। कबीर ने धीरे से कहा, वो यहां था, पर कहां गया? अचानक छत के दूसरे छोर से एक टाइल हिली। दोनों चौंक कर उधर मुड़े, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। सुमित बोला, कबीर, लगता है वो भाग गया, हमें नीचे जाना चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, वो यहीं कहीं छुपा है। उसी वक्त हवा तेज होकर चली और बरगद की बड़ी बड़ी जड़ें छत पर झूमने लगीं। उन जड़ों के नीचे छाया सी हरकत हुई, बहुत हल्की। कबीर ने तुरंत देखा, उधर। दोनों जड़ों की तरफ दौड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक काली आकृति नीचे की तरफ कूदी। टाइलें टूटकर बिखर गईं। नीचे आंगन में धड़ाम की आवाज आई। सुमित ने डर से कहा, उसने कूदकर भागने की कोशिश की है। कबीर दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। चलो, देर मत करो। दोनों नीचे भागे। हवेली के आंगन में पहुंचकर उन्होंने देखा, विक्रम वहां खड़ा नहीं था। बस दीवार के पास टूटा हुआ एक पत्थर पड़ा था, जिस पर उसके जूते के ताजा निशान थे, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था। कबीर ने चारों तरफ देखा, ये भागा नहीं, छुपा है। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आई, अब तलाश कम और सच ज्यादा सामने आएगा। दोनों ने मुड़कर देखा। दादी माया लालटेन लिए खड़ी थीं। उनकी आंखों में चिंता भी थी और कोई पुराने राज की छाया भी। सुमित तेजी से बोला, दादी, आपने देखा उसे? वह छत से कूदा है। दादी माया ने सिर हिलाया, मैंने उसे नहीं देखा, पर हवा में जो डर है वो झूठ की बदबू से भरा है। बरगद के पेड़ की जड़ें आज बेचैन हैं। इसका मतलब है जिसने चाल चली है वो पास में ही है। कबीर ने पूछा, दादी, बरगद बेचैन कैसे हो सकता है? पेड़ सिर्फ पेड़ होते हैं। दादी ने उसे गहरी नजरों से देखा। हर चीज के पीछे कहानी होती है बच्चे, और इस हवेली का बरगद सिर्फ पेड़ नहीं, सैकड़ों साल पुराने सचों का गवाह है। जब भी कोई धोखा देता है, उसकी जड़ें हवा को पकड़कर हिलने लगती हैं। सुमित ने हल्के डर से गुटका निगला। तो अभी जो जड़ें हिल रही थीं, दादी बोली, उसका मतलब है कि झूठ बोलने वाला बहुत पास है और उसने अभी कुछ बड़ा किया है। कबीर के शरीर में सिहरन फैल गई। दादी, क्या वो अभी भी हवेली में है? दादी ने लालटेन ऊंची उठाई। लौ तेज हुई और हवा के साथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे किसी अदृश्य निशान को दिखाना चाहती हो। लालटेन की रोशनी सीधे बरगद की जड़ों पर पड़ी। जड़ें कांप रही थीं, बहुत हल्के पर साफ। दादी आवाज धीमी की, वो बरगद के पीछे है। कबीर ने बिना सोचे भागने की कोशिश की, पर दादी ने उसका हाथ रोक लिया। बच्चे, जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। धोखा अक्सर रोशनी से नहीं, अंधेरे से हमला करता है। कबीर रुका, पर उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ थी। दादी, उसने आज हमारी दोस्ती तोड़ी। वो मेरी जेब में पेपर रख सकता है, चोरी कर सकता है, इल्जाम लगा सकता है और अब भाग भी सकता है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। दादी ने गहरी सांस ली। मैं तुझे रोक नहीं रही, मैं बस कह रही हूं समझदारी से चलना। सुमित आगे आया। कबीर, हमें साथ चलना चाहिए। कबीर ने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना किसी कड़वाहट के। हाँ, हम साथ चलेंगे। दोनों हवेली की दीवार पार करते हुए बरगद के पीछे पहुंचे। अंधेरा इतना घना था कि चंद्रमा की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। जड़ों के नीचे गीली मिट्टी थी और हवा में अजीब सी गंध, जैसे कोई पुरानी धातु गर्म होकर ठंडी हुई हो। सुमित ने फुसफुसाकर कहा, कबीर, वो इधर कहीं है। कबीर ने कानों पर ध्यान लगाया। एकदम हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सांस रोककर खड़ा हो, और अचानक छाया हिले। कबीर झटके से बोला, विक्रम, निकल आ, हम जानते हैं तू यहीं है। 2 सेकंड खामोशी, फिर जड़ों के पीछे से किसी के कदमों की तेज आवाजें आने लगीं। कोई भाग रहा था, तेजी से, पूरी ताकत से। कबीर और सुमित दोनों उस दिशा में दौड़े। बरगद के पीछे से गुजरते हुए उन्हें एक और चीज मिली। एक मोड़ पर जमीन पर गिरे कुछ टूटे हुए अक्षर, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, जिन पर आधा आधा लिखा था, 7। कबीर रुक गया, हांफता हुआ। ये हमारे ब्रेसलेट का हिस्सा नहीं है, तो फिर किसका है? सुमित ने टुकड़ा उठाया। उसके चेहरे पर डर उतर आया। कबीर, यह वही अक्षर हैं जो विक्रम की जेब में रखे हुए लकड़ी के ढेर में रहते थे। वह लकड़ी से नाम तराशता था। कबीर ने दांत भींचे। मतलब वो हम पर महीनों से नजर रख रहा था।
दूर पेड़ों के बीच एक परछाई फिर हिली। दोनों ने दौड़ लगाई, पर जैसे ही वे वहां पहुंचे परछाई गायब हो गई। सिर्फ एक बात साफ थी, विक्रम खेल रहा था और खेल अभी खत्म होने वाला नहीं था। आसमान में बादल गरजे, हवा और तेज हुई। बरगद की शाखाएं ऐसे झूली जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। और उसी कंपाहट में कबीर ने कसम खाई, अब चाहे जितनी चाल चले, मैं सच्चाई को पकड़कर ही रहूंगा और उसे दिखाऊंगा कि वफादारी झूठ से कहीं ज्यादा जोर से जड़ें पकड़ती है। रात और गहरी होती गई थी, लेकिन इस रात में दो दोस्त पहली बार एक ही दिशा में खड़े थे, सच की तलाश में। कबीर और सुमित बरगद की जड़ों के पास खड़े थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पत्ते उनके चेहरों से टकरा रहे थे। अंधेरा घना था, लेकिन कबीर के दिल में एक बात साफ थी, विक्रम की चालियां अब मामूली नहीं रहीं। ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, ये महीनों से चल रहा एक साजिश था। सुमित ने गिरे हुए लकड़ी के अक्षरों को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, कबीर, ये सब उसने अकेले नहीं किया होगा, कोई तो उसे बता रहा है कि कब, कहां और कैसे कुछ करना है। कबीर ने जमीन पर पड़े पैरों के निशानों की तरफ देखा। तू सही कह रहा है, ये सब बहुत सोचकर किया गया है, और मुझे लग रहा है कि वो कोई हटकर जगह छुपकर ये सब देख रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी आंखों से हमेशा दूर रहता है। दोनों धीरे धीरे हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। यहाँ की दीवारें पुरानी थीं और लगता था जैसे सालों से किसी ने इन्हें छुआ भी नहीं। दीवार पर सूखी काई जमा थी, लेकिन आज काई के बीच ताजे खरोंच के निशान थे, जैसे कोई यहां से ऊपर चढ़ा हो। कबीर ने दीवार छूकर कहा, यह ताजा है, इसका मतलब वो दीवार चढ़कर ऊपर गया है। सुमित ने हैरानी से पूछा, ऊपर? ऊपर तो बस हवेली का बंद कमरा है, जिसे दादी ने हमेशा से खोलने से मना किया था। कबीर की आंखों में एक पल को डर झलका, पर फिर वो स्थिर हो गया। अगर विक्रम ऊपर गया है तो हमें भी जाना होगा, सच वहीं मिलेगा। दोनों दीवार के सहारे ऊपर चढ़े। हवेली का पिछला ऊपरी हिस्सा हमेशा अंधेरा रहता था। लकड़ी का पुराना दरवाजा इतना जंग लगा हुआ था कि उसे देखकर ही डर लगता था, लेकिन आज दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। सुमित ने डरते हुए कहा, कबीर, दादी ने हमेशा कहा है कि इस कमरे में सच भी है और खतरा भी। कबीर ने बिना झिझक दरवाजा पूरा खोला। अंदर अंधेरा था। मिट्टी की बू, पुरानी लकड़ी की गंध और किसी के तेज कदमों की हल्की आवाज तीनों हवा में घुले हुए थे। कबीर ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और अंदर कदम रखा। कमरे में बहुत पुराने सामान पड़े थे, फटे पर्दे, टूटे बर्तन और दीवार पर टंगे धुंधले चित्र। लेकिन कमरे के बीच में वो चीज थी जिसने दोनों को स्तब्ध कर दिया। एक कोने में पुरानी लाल लकड़ी की पेटी रखी थी और उसके पास मिट्टी में किसी के जूते के निशान ताजे। पेटी का ढक्कन थोड़ा खुला था और उसके अंदर कुछ चमक रहा था। कबीर ने सावधानी से पेटी खोली। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पेटी में वही असली गहना रखा था, चोरी हुई वस्तु जो गांव में सालों से सुरक्षित रखी जाती थी। सुमित हकला गया, कबीर, इसका मतलब असली गहना यहां था तो चोरी हुई ही नहीं। कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, चोरी नहीं हुई, चोरी सिर्फ दिखाया गया। असली गहना यहां छुपाकर नकली गांव में फेंका गया ताकि इल्जाम किसी और पर लगे। सुमित ने धीरे धीरे बैठकर गहने को अपने हाथ में लिया। किसी ने बहुत महीनों से हमारे बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। कबीर की आंखें कमरे में घूमी। अचानक उसकी नजर टिमटिमाती छाया पर पड़ी। सामने दीवार में एक छोटा सा दरार जैसा छेद था और उस छेद से नीचे वाले आंगन का पूरा हिस्सा दिखता था। कबीर ने छेद में झांका। नीचे आंगन में वो जगह दिख रही थी जहां आज उन्होंने लकड़ी के टूटे अक्षर पाए थे, और उसी छेद के किनारों पर कुछ रगड़ के निशान थे, जैसे कोई यहां बैठकर नीचे देखता हो रोज। कबीर का चेहरा बदल गया। ये कमरा शायद विक्रम महीनों से इस्तेमाल कर रहा है। यहां बैठकर वो सबको देखता था, हमारा झगड़ा, चोरी का हंगामा, हर बात। सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये कोई अचानक बनाया हुआ प्लान नहीं था, ये तो बहुत पुराना जाल है। कबीर ने पेटी से बाहर निकले गहने को देखा और दांत भींचकर कहा, विक्रम ने ये गहना नहीं चुराया, वो इसे पहले दिन से यहां छिपाकर रखता था ताकि जब वो चाहे किसी पर भी आरोप लगा दे। उसी समय कमरे की लकड़ी की छत से तेज धमाका हुआ, टाइलें हिली, धूल नीचे गिरी और एक आवाज आई, तेज दौड़ते पैरों जैसी। कबीर चिल्लाया, सुमित, वो यहीं है ऊपर वाली बीम पर। उन्होंने ऊपर देखा। काली परछाई सिर्फ 1 सेकंड को दिखाई दी। उसके तुरंत बाद वो पीछे की तरफ कूद गया। कबीर और सुमित दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही वे निकले, अचानक किसी ने बाहर से दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया।
सुमित ने जोर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? दरवाजा खोल। कबीर ने दीवार पर हाथ फेरा, रास्ता ढूंढने की कोशिश की। ये विक्रम है, वो हमें यहां फंसाना चाहता है ताकि हम सच सबको बता न पाएं। सुमित की आवाज कांप गई। तो अब कैसे निकलेंगे? कबीर ने छत की तरफ देखा। बीच में हल्की सी जगह थी जहां लकड़ी कमजोर लग रही थी, जैसे सालों से किसी ने उसे चूहों ने कुतरा हो। ऊपर से? सुमित चौंक गया। ऊपर पर? कबीर ने दृढ़ता से कहा, हम नीचे फंसे रहेंगे तो वो जीत जाएगा, हमें उसका खेल बदलना होगा। कबीर ने टूटे बक्सों को एक के ऊपर एक रखा और सुमित को ऊपर चढ़ने का इशारा किया। दोनों ने मिलकर बीम को पकड़ा। धीरे धीरे लकड़ी टूटी और एक तेज आवाज के साथ ऊपर की तरफ रास्ता खुल गया। उनके ऊपर हवेली की ऊपरी छत थी, अंधेरी ठंडी पर बाहर जाने का एकमात्र रास्ता। सुमित ने कबीर का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा। जल्दी! वो कहीं दूर नहीं गया। ऊपर आते ही दोनों हांफते हुए खड़े हुए। आसमान में बादल गड़गड़ा रहे थे, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा इतनी तेज थी कि लगता था पूरी हवेली डोल जाएगी। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी, छत के सबसे दूर वाले कोने पर विक्रम की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ था, चमकती हुई धातु। सुमित ने डर और गुस्से से कहा, विक्रम! अब बहुत हो चुका। विक्रम ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया। उसकी आंखों में वही पुरानी ईर्ष्या चमक रही थी, पर उसकी आवाज पहली बार बदली हुई थी। तुम दोनों देर से आए हो। अब खेल सिर्फ खेल नहीं रहा। कबीर एक कदम आगे बढ़ा। तूने हमारे बीच दरार डालने की कोशिश की, पर अब हम साथ हैं। तू जीत नहीं सकता। विक्रम ने हंसकर कहा, धीमी डरावनी हंसी। सच, अभी तुम दोनों के सामने भी पूरा नहीं आया है। इसे जानने के लिए तुम दोनों को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। उसने चमकती चीज हवा में उठाई और अगली ही पल वह छत के किनारे से कूद गया। सुमित चीखा, नहीं! कबीर दौड़ा, पर देर हो गई। नीचे हवेली के पिछवाड़े का अंधेरा था और हवा अचानक पूरी तरह शांत हो गई। दोनों नीचे झुके, पर नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर की आवाज कांप गई। वो गायब हो गया। सुमित ने फुसफुसाकर कहा, कबीर, ये खेल जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रात अब असली रूप दिखाने वाली थी। कबीर और सुमित छत के किनारे खड़े थे। नीचे फैला अंधेरा, झाड़ियों की भारी परछाइयां और हवा का अचानक शांत हो जाना, सब मिलकर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर रहे थे जैसे रात खुद कुछ छुपा रही हो। अभी कुछ सेकंड पहले विक्रम इसी छत से कूदा था और अब नीचे किसी के गिरने की कोई आवाज नहीं थी, न ही किसी के कदमों की। सुमित ने कांपती आवाज में कहा, यह कहीं छत के नीचे की झाड़ियों में तो नहीं गिरा? कबीर तुरंत बोला, अगर गिरता तो आवाज आती। वो भागा है, और वो भी किसी ऐसी जगह जहां से कोई सीधे नीचे नहीं देख सकता। सुमित ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीरे से बोला, कबीर, क्या वो बरगद की शाखाओं को पकड़कर नीचे उतरा होगा? कबीर ने बरगद की एक मोटी, नीचे की तरफ झुकी हुई डाल को देखा। उस पर हल्का सा ताजा निशान था, जैसे किसी ने वहां पैर रखकर कूदने की कोशिश की हो। कबीर की सांसें तेज हो गईं। हां, वो नीचे नहीं गिरा, वो बरगद की शाखा पकड़कर दूसरी तरफ उतरा है। उन्होंने तुरंत नीचे उतरने का फैसला किया। हवेली की सीढ़ियां अंधेरे में और भी भारी लग रही थीं। दीवारों पर मकड़ी के पुराने जाले और पत्तों का ढेर हवा से हिल रहा था। जैसे जैसे वे नीचे आए, उनके पैरों के नीचे लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। नीचे आकर कबीर सीधे बरगद की ओर बढ़ा। बरगद के नीचे की मिट्टी सख्त थी, लेकिन एक दो जगहों पर ताजा गड्ढे जैसे निशान थे, जैसे किसी ने तेजी से पैर जमाकर छलांग मारी हो। सुमित ने झुककर निशान छुए। यह इंसान का ही पैर है और काफी गहराई तक धंसा है, मतलब वो यहां तेजी से कूदा था। कबीर के चेहरे पर तनाव गहरा गया। वो सिर्फ भाग नहीं रहा, वो हमें डराने की भी कोशिश कर रहा है। बरगद की जड़ों के बीच अचानक कुछ चमका। दोनों ने तुरंत देखा। मिट्टी में एक पतली सी धातु की पत्ती पड़ी थी, बहुत हल्की मगर तेज। कबीर ने उसे उठाया। ये वही धातु है जो उसके हाथ में छत पर चमक रही थी। सुमित डर कर बोला, कबीर, ये क्या है? कबीर ने उसे हथेली पर रखकर देखा। धातु पर दाग जैसा एक गहरा काला निशान था और उसके किनारे हल्का सा मुड़ा हुआ था। ये किसी पुराने ताले का टुकड़ा लग रहा था या किसी पेटी का। तभी पीछे से धीमी आवाज आई। दादी माया हवेली के बरामदे से उन्हें देख रही थी। उनकी लालटेन की रोशनी हिल रही थी, जैसे हवा भी डर रही हो। दादी धीरे धीरे पास आईं। तुम दोनों इस रात को बहुत दूर ले आए हो,
पर अभी बहुत कुछ बाकी है। कबीर ने पूछा, दादी यह धातु का टुकड़ा क्या है? दादी की आंखें धुंधली थीं, पर पहचान की चमक उनमें साफ थी। ये हवेली की पुरानी तिजोरी का हिस्सा है, उस तिजोरी का जिसमें वर्षों पहले कुछ ऐसा रखा गया था जिसे गांव जरूरत से ज्यादा मानता था। सुमित ने घबराहट से कहा, तिजोरी? पर दादी वो तो बंद है और कोई उसे छू भी नहीं सकता था। दादी ने भारी आवाज में कहा, विक्रम ने न सिर्फ उस तिजोरी को खोला बल्कि उसमें रखी चीजों की नकल भी बनाई, ताकि वो सिर्फ एक इल्जाम नहीं लगाए बल्कि गांव की सोच बदल दे। कबीर की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब असली गहने के साथ साथ और भी चीजें तिजोरी में थीं? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत पुराने कागज, गांव की हदों के नक्शे और एक पुराना लिखित समझौता, जिसे कोई बदल दे तो गांव में दरार पड़ सकती है। कबीर को समझ आने लगा था कि विक्रम की चाल कितनी गहरी थी। ये सिर्फ दोस्ती की तोड़फोड़ नहीं थी, ये गांव में उथल पुथल मचाने की कोशिश थी। सुमित ने दादी का हाथ पकड़ा। दादी, क्या विक्रम ये सब अकेले कर सकता है? दादी ने चुप्पी साध ली। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, नहीं बच्चा, उसके पीछे कोई और भी है, कोई ऐसा जो घर के अंदर बाहर सब जानता है, कोई जिसने उसे इतना साहस दिया कि वो तिजोरी तक पहुंच सके। कबीर ने सवाल किया, लेकिन कौन? दादी ने बरगद की हिलती जड़ों की तरफ देखा, जिसके दिल में ईर्ष्या भी हो और पुरानी नफरत भी। विक्रम सिर्फ मोहरा है, असली खेल कोई और खेल रहा है। अचानक दूर से झाड़ियों के बीच सरसराहट की आवाज आई। तीनों चौंक गए। कबीर ने कहा, वो फिर पास ही है, छुपकर सुन रहा है। सुमित गुस्से से बोला, आज भागने नहीं दूंगा। दोनों आवाज की दिशा में दौड़े। झाड़ियों में घुसते ही उन्हें किसी के तेज कदमों की आवाज आई, किसी के भागने की। कबीर जोर से चिल्लाया, विक्रम रुक जा। पर जवाब में एक और तेज दौड़ने की आवाज आई। दोनों ने पीछा करना जारी रखा। बरगद के पीछे से निकलकर झाड़ियों में होते हुए एक तंग कच्चे रास्ते पर पहुंचे और वहां मिट्टी पर गहरे पैरों के निशान थे। लेकिन रास्ते ने उन्हें एक हैरान कर देने वाली जगह पर पहुंचा दिया, पुराने कुएं के पास। ये कुआं गांव में सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता था। कहा जाता था, रात में यहां से अजीब अजीब सरसराहट आती है और कोई बिना वजह यहां नहीं आता। कबीर ने धीरे आवाज में कहा, वो यहां आया है? कुएं के किनारे गीली मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान साफ थे और उन निशानों में लगी थी वही धातु की काली सी धूल। सुमित ने धीरे कहा, कबीर वो कुएं के अंदर तो नहीं। लेकिन उसी समय कुएं के अंदर से एक गूंजती धीमी आवाज आई, जैसे कोई नीचे खड़ा होकर कुछ फुसफुसा रहा हो। कबीर और सुमित ठिठक गए। कुएं की गहराई में अंधेरा बिल्कुल काला था, पर उस अंधेरे में कोई था और वो अकेला नहीं था। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और नीचे झांका। कौन है नीचे? कुछ पल की खामोशी, फिर नीचे से आई एक खुरदुरी आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ। तुम सच जानना चाहते हो तो तैयार रहो, क्योंकि झूठ का खेल अब शुरू नहीं हुआ, अब खुलने वाला है। सुमित कांप गया। कबीर, नीचे कोई और भी है, सिर्फ विक्रम नहीं। कबीर की आवाज सख्त हो गई। तो अब हम सच छुपे रहने नहीं देंगे, चाहे कुएं में उतरना पड़े, चाहे किसी का सामना करना पड़े। कुएं की गहराई से फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी जोर से। आओ, अगर हिम्मत है। रात अब शांत नहीं थी, रात लड़ाई में बदल चुकी थी। कबीर कुएं के किनारे खड़ा नीचे झांक रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि नीचे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो आवाज, वो फुसफुसाहट उसके कानों में ऐसे अटक गई थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे खींच रहा हो। सुमित भी उसके बगल में खड़ा था और उसकी सांस भारी हो रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, सुमित, ये आवाज विक्रम की नहीं है, यह कोई और है। सुमित ने कांपते हुए जवाब दिया, तो विक्रम अकेला नहीं, हम सही थे। उसके पीछे कोई है, कोई जो इस सब का असली दिमाग है। कुएं की गहराई से एक बार फिर आवाज आई, सच ढूंढने आए हो? सच में डूबने की हिम्मत है? कबीर की आंखें तेज हो गईं। मैं नीचे उतरकर ही रहूंगा। सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल है क्या? नीचे कितना गहरा है, और अगर ये जाल हुआ तो? कबीर ने उसकी ओर सीधी नजर से देखा। अगर हम अभी नहीं गए तो वो हमें और फंसा देगा, और अगर ये किसी का जाल है तो हमें उसे वहीं पकड़ना होगा जहां उसका विश्वास है कि हम नहीं आ पाएंगे। सुमित ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से सिर झुका दिया। ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, हम दोनों मिलकर उतरेंगे। बरगद के पास एक पुरानी रस्सी पड़ी थी, मोटी और कई जगह गांठ लगी हुई। शायद गांव वाले कभी कुएं की सफाई करते समय इसका इस्तेमाल करते थे।
सुमित ने रस्सी उठाई और कुएं में डाली। रस्सी की आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। कबीर रस्सी पकड़ते हुए बोला, पहले मैं उतरूंगा, तू पीछे पीछे आना। सुमित ने सिर हिलाया और रस्सी को मजबूती से पकड़ा। मैं तुझे नीचे अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक कदम भी नहीं। कबीर ने रस्सी पकड़कर खुद को धीरे धीरे नीचे उतारना शुरू किया। कुएं के पत्थर ठंडे थे और हवा एकदम नम। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, ऊपर का चांद छोटा होता जा रहा था और अंधेरा गहरा। थोड़ी देर बाद सुमित भी रस्सी के सहारे उतरने लगा। दोनों की सांसों की आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर एक अलग ही अजीब गूंज बना रही थी। नीचे अंधेरा इतना था कि कबीर अपनी ही हथेली मुश्किल से देख पा रहा था। अचानक एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। कबीर रुक गया। सुमित, कुछ है नीचे? सुमित ने डरते हुए पूछा। क्या? कबीर ने धीरे कहा, कोई हमारी हर हरकत पर नजरें जमाए है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक नीचे किसी ने एक छोटा सा पत्थर फेंका। पत्थर कुएं की दीवार से टकराकर कबीर के बिल्कुल पास गिरा। आवाज बहुत हल्की थी, पर इस अंधेरे में इतनी साफ कि जैसे किसी ने जानबूझकर चेतावनी दी हो। सुमित ने फुसफुसाकर कहा, वो हमें नीचे बुला रहा है। कबीर ने रस्सी छोड़कर दोनों पांव फैलाए और कुएं के तले की मिट्टी को महसूस किया। मैं नीचे पहुंच गया हूं, तू भी उतर। कुछ सेकंड बाद सुमित भी नीचे आ गया। दोनों कुएं के अंदर खड़े थे। चारों ओर काला अंधेरा, ऊपर से एक छोटी सी चांद की रेखा और नीचे सिर्फ ठंडी गीली मिट्टी। कबीर ने आवाज लगाई, कौन है? सामने आ। कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे कुएं की दीवार पर एक परछाई उभरने लगी, मानो कोई आकृति ऊपर से झुककर उन्हें देख रही हो। पर वो आकृति इंसान जैसी लग ही नहीं रही थी, लंबी, पतली और हिलती हुई जैसे धुआं। सुमित पीछे हट गया। ये क्या है कबीर? कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा, ये इंसान है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने बात पूरी की, कुएं के भीतर से अचानक किसी के कदमों की तेज आवाज गूंजी, पर यह आवाज ऊपर से नहीं, पीछे से आई। सुमित पलटा। कबीर, वहां कोई है? दोनों ने दीवार की तरफ देखा। अंधेरे में कुएं की अंदरूनी दीवार पर एक और दरार थी, छोटी सी, पर इतनी कि कोई उसमें घुसकर दूसरी तरफ जा सके। कबीर समझ गया, ये सिर्फ कुआं नहीं, इसके अंदर रास्ता है। कोई इसे पहले से इस्तेमाल करता रहा है। अगले ही पल उस दरार से निकलकर एक आकृति दोनों के आगे आकर खड़ी हो गई। सुमित की सांस रुक गई। विक्रम? हां, वो विक्रम था, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और सांसें भारी थीं, जैसे वो कई दिनों से छुपकर जी रहा हो। विक्रम ने दोनों को देखकर एक अजीब हंसी हंसी। तुम लोग आखिर उतर ही आए। कबीर आगे बढ़ा। विक्रम, ये सब तूने क्यों किया? हमारी दोस्ती क्यों तोड़ने की कोशिश की? विक्रम ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। क्योंकि दोस्ती तोड़ने में मजा आता है? नहीं, क्योंकि तुम दोनों जो पा लेते हो वो मुझे कभी नहीं मिला। सुमित ने रोष भरी आवाज में कहा, तू ईर्ष्या के कारण हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या पता ईर्ष्या क्या होती है? गांव वाला तुम्हें हीरो कहते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, और मैं हमेशा छाया में रहा। कबीर ने चोट खाई हुई आवाज में कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें फंसा दे। चोरी, झूठ, इल्जाम। विक्रम ने बीच में ही उसकी बात काट दी। ये सब मैंने नहीं किया। दोनों रुक गए। कबीर ने आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या मतलब? तूने ही तो। विक्रम ने दीवार पकड़ ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। उसकी आवाज कमजोर थी। चोरी, नकली गहना, तिजोरी, ये सब मेरा नहीं। मैं सिर्फ मोहरा था। असल खेल किसी और का है। सुमित ने चौंक कर कहा, किसका? कौन? विक्रम ने धीरे धीरे कुएं की दीवार के उस अंधेरे हिस्से की तरफ इशारा किया जहां से वो अभी आया था। वो उधर है, वही जिसने मुझे यहां बुलाया, वही जिसने मुझे इस्तेमाल किया, वही जिसने मुझे सिखाया कि कैसे तुम दोनों को तोड़ा जाए। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुएं के भीतर की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे अंधेरे की परत और गहरी हो गई हो। विक्रम ने आखिरी शब्द धीरे धीरे कांपती आवाज में कहे, तुम दोनों उसके पास जाने की हिम्मत मत करना। वो तुम्हारे बारे में सब जानता है, और वो इंसान जैसा नहीं है। अचानक कुएं की गहराई में से एक गहरी सांस की आवाज आई, इतनी ठंडी कि कबीर के पैर सुन्न हो गए। सुमित के होंठ कांप गए। कबीर, ये कौन है? कबीर ने धीरे धीरे मुट्ठियां भींची।
सच, हम अब पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। कुएं की दीवार के उस अंधेरे हिस्से में किसी की हल्की सी चमकती आंखें दिखाई दी, एक पल के लिए, पर इतने साफ कि दोनों दोस्तों की रूह कांप उठी। खेल अब सिर्फ विक्रम का नहीं था, सच की असली छाया अब सामने आने वाली थी। कुएं के भीतर फैले अंधेरे में कबीर कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। अब मेरी बारी है। नीचे की ठंडी हवा उसकी सांसें चीरती हुई गुजर रही थी। सुमित उसके बिल्कुल पास था, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही डर और तनाव था। विक्रम की कांपती आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी, वो इंसान जैसा नहीं है। कबीर ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। विक्रम वो कौन है? उसका नाम बता। लेकिन विक्रम ने आंखें बंद कर लीं, मानो वो किसी ऐसे डर में घिर गया हो जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसकी सांसें टूट रही थीं। मैं उसका नाम नहीं जानता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो रात में आता है, बस आवाजें देता है, कहता है कि मैं जीत सकता हूं अगर तुम्हें तोड़ दूं। कबीर का गुस्सा उभर आया। हमारे झगड़े से तुझे क्या मिला? तू किसी की बातों में आकर। विक्रम अचानक चिल्ला उठा। मेरे पास कोई और नहीं था, तुम दोनों के पास दोस्ती थी, लोग थे, भरोसा था। मेरे पास सिर्फ अंधेरा था और वही आवाज। सुमित ने धीरे से कहा, तूने अपनी जिंदगी किसी अज्ञात आवाज के हवाले कर दी? विक्रम ने सिर झुका लिया। उसने कहा था, अगर मैं तुम्हें तोड़ दूं तो वो मुझे सब दिला देगा, लोगों की इज्जत, गांव का मान, सब कुछ। कबीर को उसकी बात पर तरस भी आया और गुस्सा भी, पर अब सवाल बड़ा था, वो आवाज कौन थी? कुएं की अंदरूनी दीवार में जो दरार थी वो अब थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर से और जगह बना रहा हो या जैसे अंधेरा खुद फैल रहा हो। अचानक वही ठंडी सांस फिर गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा करीब। ऐसा लगा जैसे वो आवाज सीधे कान के पास से निकली हो। सुमित कबीर से चिपक गया। ये कुछ ठीक नहीं है। कबीर ने अपनी आवाज स्टेडी रखते हुए कहा, डर मत। डर वो हथियार है जिसका इस्तेमाल यही आवाज हमें तोड़ने के लिए कर रही है। उसने दीवार के अंधेरे हिस्से की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अंधेरे में दो चमकती आंखें फिर दिखीं, पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा पास। उस पल कुएं का तापमान अचानक गिर गया। ठंड इतनी तेज कि सांस भी धुआं बनकर बाहर निकलने लगी। सुमित ने खुद को कबीर के पीछे कर लिया। विक्रम एकदम दीवार से चिपक गया, जैसे उसके पैर सुन्न हो गए हों। कबीर ने आवाज ऊंची की, जो भी है सामने आ। एक पल तक अंधेरा स्थिर रहा, फिर धीरे धीरे अंधेरे की परतें हिलने लगीं, जैसे कोई आकृति अंदर से चलकर दरार के पास आ रही हो। पर तभी ऊपर से किसी ने जोर से आवाज लगाई, कबीर। सुमित दोनों ने ऊपर देखा। गुड़िया कुएं के किनारे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर इतना गहरा था कि वो दिख रहा था, चाहे अंधेरा कितना भी क्यों न हो। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया। दादी ने कहा, तुम दोनों की जान को खतरा है, जल्दी ऊपर आओ। दादी माया भी उसके पीछे थी, लालटेन लेकर। लालटेन की लौ अजीब तरह से तेज थी, जैसे वो खुद ये खतरा महसूस कर रही हो। कबीर के दिमाग में जैसे कोई घंटी बज उठी। वो समझ गया, अगर वे यहां और देर रुके तो शायद वापस न जा पाएं। उसने सुमित का हाथ पकड़ा, चल अब ऊपर चलना है। पर सुमित एक जगह जड़ हो गया। कबीर, अंधेरा, वो हिल रहा है। कबीर ने पीछे देखा और उसकी आंखें फैल गईं। अंधेरे के दो चमकते बिंदु एक दूसरे से जुड़कर एक पूरी आकृति बना रहे थे, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी, पर उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, मानो धुंधले धुएं का बना कोई चेहरा जो हर पल बदल रहा था। उसी पल वो आकृति दरार से बाहर आने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई सूखी मिट्टी में से कोई पुराना राज उठ रहा हो। विक्रम घबरा गया। वही है, वही जिसने मुझे इस्तेमाल किया, वही जिसने कहा था कि मुझे सब मिल सकता है। कबीर ने पूरी ताकत से चिल्लाया, सुमित ऊपर भाग। सुमित के पैर पहले हिले नहीं, पर कबीर ने उसे धक्का दिया। भाग, वरना हम कभी नहीं निकल पाएंगे। दोनों रस्सी की तरफ भागे। विक्रम पीछे ही रह गया, घुटनों के बल गिरा हुआ, आंखों में डर भरा। वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे भी बचा लो, मुझे मत छोड़ो। लेकिन दीवारों में से उठती आकृति उसके और करीब आ रही थी। कबीर ने सुमित को रस्सी पर चढ़ाया। दादी माया ऊपर से जोर जोर से चिल्ला रही थीं, जल्दी, लालटेन की रोशनी ज्यादा देर इसे रोक नहीं पाएगी। कबीर ने देखा, लालटेन की लौ नीचे आते हुए हल्की चमक भेज रही थी, और जैसे ही वो चमक कुएं में फैली, अंधेरे वाली आकृति एक पल के लिए पीछे हट गई। कबीर ने समझ लिया, लालटेन की रोशनी उस अंधेरे के लिए जहर जैसी है,
अब उसका फैसला पल भर में हुआ। वो सुमित को चढ़ाकर खुद पीछे मुड़ा और विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उठ, चल। विक्रम की आंखें डर से पथरा गईं। मैं नहीं चल सकता, वो मुझे पकड़ लेगा। कबीर ने उसे झटका दिया। मैं यहां किसी को मरने नहीं दूंगा, चल। विक्रम को जबरन खींचकर वो रस्सी तक ले आया। ऊपर दादी माया अपनी लालटेन नीचे की तरफ झुला रही थी। लौ इतनी तेज हो गई थी कि उसकी गर्मी तक महसूस हो रही थी। सुमित ऊपर चढ़ चुका था। अब कबीर नीचे था और उसके साथ विक्रम। पर उसी पल अंधेरे की आकृति चीख जैसी आवाज के साथ आगे बढ़ी। उसकी आंखें तेज लाल चमकने लगीं। वो विक्रम की तरफ झपटी और कबीर ने पूरी ताकत से विक्रम को ऊपर धक्का दिया। चढ़ अभी। विक्रम रस्सी पकड़कर किसी तरह ऊपर चढ़ने लगा। अंधेरी आकृति अब कबीर के बिल्कुल पास थी। कबीर ने लालटेन की आखिरी चमक की तरफ देखा और उसी समय दादी माया चिल्लाई, कबीर। सिर ऊपर उठा और लालटेन की चमक देख। कबीर ने ऊपर देखा। लालटेन की लौ अचानक तेज फटकार जैसी हुई। नीचे सुनहरी रोशनी फैली और उस रोशनी से अंधेरे वाली आकृति पीछे हट गई, जैसे आग की लपट से डरी हो। कबीर ने रस्सी पकड़ ली। उसकी सांसें तेज थीं, पर दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, सच अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल अभी बाकी है। वो ऊपर चढ़ता गया और अंधेरे की आकृति धीरे धीरे पीछे हटती गई। नीचे कुआं फिर काले सन्नाटे में डूब गया। लेकिन कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। कबीर जैसे तैसे रस्सी पकड़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचते ही उसके पैरों तले की मिट्टी डगमगाई, जैसे जमीन भी डर से कांप रही हो। सुमित उसे पकड़कर ऊपर खींच रहा था और दादी माया लालटेन को और ऊपर उठाए खड़ी थी। लालटेन की लौ अब भी तेज थी, पर कबीर महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे वो ऊपर आ रहा था, नीचे कुएं का अंधेरा और गहरा और ज्यादा जीवित लगता जा रहा था। सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी, डर और हिम्मत के बीच। विक्रम भी ऊपर पहुंच चुका था। वो जमीन पर बैठे बैठे जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसके चेहरों पर डर की मोटी परत थी, ऐसा डर जो किसी एक रात में नहीं बल्कि कई दिनों में जमा हुआ हो। दादी माया ने लालटेन कबीर के सामने रखते हुए कहा, तुम दोनों को नीचे क्या दिखा? किसकी आवाज थी वो? कबीर एक पल को चुप रहा, फिर धीरे पर साफ आवाज में बोला, दादी, वहां सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां कोई था, कोई जो इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी सांसें ठंडी थीं, जैसे वो मिट्टी में से पैदा हुआ हो। सुमित तुरंत बोला, दादी, वह आकृति ऐसा नहीं था कि बस डराने की कोशिश कर रही हो। उसका इरादा कुछ और था। वो विक्रम को उतना ही जानती थी जितना हमें। विक्रम कांपती आवाज में बोला, वो मुझे कई दिनों से बुला रहा था। मुझे कहता था कि मैं खास हूं, कि मैं कबीर और सुमित को नीचे गिरा सकता हूं और मुझे गांव पर राज दिला सकता हूं। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने बात पूरी नहीं की। उसकी आंखों में फिर डर तैर गया। दादी माया ने अपनी लालटेन की लौ थोड़ी धीमी करते हुए कहा, बच्चों, नीचे जो तुमने देखा वो कोई नई चीज नहीं है। ये गांव बहुत पुराना है। इस जमीन में जितने अच्छे किस्से हैं, उतने ही खतरनाक राज भी छुपे हुए हैं। कबीर ने सवाल किया, दादी, वो क्या था? कोई इंसान? कोई परछाई? या? दादी ने गहरी सांस ली। वो दहलीज का साया है। सुमित चौंक गया। दहलीज का साया? दादी ने सिर हिलाया। हां, ये वही है जिसे इस गांव में बहुत पहले देखा गया था। जब किसी के दिल में ईर्ष्या या लालच बढ़ जाता है तो ये साया उसकी कमजोरी को पकड़ लेता है। उसी के जरिए घरों में फूट डालता है, रिश्ते तोड़ता है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब ये विक्रम की कमजोरी का फायदा उठा रहा था? दादी बोली, हां बच्चा, साया खुद किसी को नहीं चुनता। वो उसी के पास जाता है जिसके दिल में जहर पहले से हो। वो जहर बढ़ाता है और फिर उस आदमी को अपना हथियार बना लेता है। विक्रम का चेहरा शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में पश्चाताप की हल्की चमक दिखाई दी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना नीचे गिर जाऊंगा। मुझे लगा कोई मुझे भी महत्व देगा, कोई मुझे भी कुछ समझेगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। अगर तुझे महत्व चाहिए था तो तू खुद कुछ बनकर दिखाता, लोगों को तोड़कर नहीं। सुमित ने थोड़ा नरमी से कहा, विक्रम, तू गलत था, लेकिन इस खेल में तू भी फंसा हुआ था। असली गलती उस साये की है जिसने हम सबको इस्तेमाल किया। दादी माया ने दोनों की बात सुनकर कहा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। वो साया अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम लोग उसे देखकर आए हो। वो समझ चुका है कि अब तुम पीछे नहीं हटोगे।
कबीर ने दादी की ओर देखा। दादी, क्या वो साया वापस आएगा? दादी की आवाज भरी हुई थी। हाँ बच्चा, अब वो तुम दोनों को रोके बिना नहीं रहेगा। उसके लिए सबसे अच्छा चारा है भय और झगड़ा। अगर डर दोबारा तुम्हारे बीच आया या भरोसा टूटने लगा तो वही तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा। कबीर ने सुमित की तरफ देखा। दोनों की आंखों में पहली बार उस रात एक जैसी समझ थी। दोस्ती टूटने के बाद अब उसे वापस जोड़ने की शुरुआत हो रही थी। इसी दौरान अचानक हवेली के अंदर किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। गुड़िया डरकर दादी से चिपक गई। दादी, अंदर कोई है। दादी ने तुरंत लालटेन उठाई। कबीर आगे बढ़ा। मैं देखता हूं। सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी चल रहा हूं। हवेली की लंबी अंधेरी गलियारे में दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते गए। लकड़ी की पुरानी दीवारें हर हवा के झोंके के साथ चीखने जैसी आवाज कर रही थीं। फर्श पर बिखरे पत्ते, टूटे कांच और धूल के मोटे कण हवा में घूम रहे थे। कबीर ने पूछा, आवाज कहां से आई थी? सुमित धीमे स्वर में बोला, गलियारे के आखिरी कमरे से। दोनों आगे बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। हवा तेज थी और कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा। कबीर ने धीमी आवाज में पुकारा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हाल ही में भागकर वहां छुपा हो। कबीर ने धीरे से दरवाजा पूरी तरह खोला। कमरा खाली लग रहा था। एक टूटी हुई कुर्सी जमीन पर पड़ी थी, शायद वही गिरी थी। सुमित ने फुसफुसाकर कहा, शायद कोई भाग गया। पर तभी कमरे की खिड़की पर टंगी जाली से बाहर हवा के साथ कुछ लहराया। कबीर ने जाली के पास जाकर उसे पकड़ा। वो एक पुराना कागज था, फटा हुआ, गंदा और हल्की धातु की गंध लिए हुए। सुमित ने पूछा, ये क्या है? कबीर ने उसे खोला। शब्द मुश्किल से पढ़े जा रहे थे, लेकिन बीच की एक लाइन साफ दिखी। जब भरोसा टूटता है, साया उसे अपना घर बना लेता है। सुमित ने भयभीत आवाज में कहा, ये उसी साये ने छोड़ा है? कबीर ने कागज कसकर मुट्ठी में दबा लिया। हां, और ये चेतावनी है। ये हमें बता रहा है कि वो हमें देख रहा है और वो हमारी दोस्ती को फिर तोड़ने की कोशिश करेगा। दोनों की सांसें भारी हो गईं। कमरा और भी अंधेरा लगने लगा, जैसे दीवारें भी उनकी बात सुन रही हों। कबीर ने धीरे कहा, अब उसे रोकना ही होगा। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो पूरे गांव को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा। और उसी पल हवेली के बाहर से एक तेज चीख गूंजी, गुड़िया की। दादी माया की घबराई हुई आवाज उसके पीछे आई, कबीर, सुमित, जल्दी बाहर आओ। दोनों बिना कुछ सोचे दौड़ पड़े। हवेली की दहलीज पर पहुंचकर वे ठिठक गए। गुड़िया कांप रही थी। दादी माया उसे सीने से लगाए खड़ी थीं और उनके सामने मिट्टी में लिखा था, अब मेरी बारी है। कबीर का खून जम गया। अंधेरा अब खुलकर सामने आने वाला था। कबीर मिट्टी पर लिखे शब्दों को देखकर कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। अब मेरी बारी है। हवा की तेज सरसराहट उन शब्दों के ऊपर बह रही थी, लेकिन मिट्टी में लिखे अक्षर वैसा ही चमक रहे थे जैसे किसी ने अभी अभी उंगलियों से उन्हें खुरचा हो। पास ही गुड़िया दादी की गोद में कांप रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर इस तरह भरा था कि वो अपना नाम भी याद न पाए। कबीर तुरंत गुड़िया के पास पहुंचा और उसकी हथेली पकड़ी। क्या हुआ गुड़िया? किसने ये लिखा? गुड़िया की आवाज बहुत पतली थी। भैया, मैं बस बाहर आई थी हवा लेने, और तभी मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। कबीर के दिल में जैसे किसी ने चोट मारी हो। सुमित ने भी वह वाक्य पढ़ा और उसकी सांस भारी हो गई। कबीर, साया अब हमसे खेल नहीं रहा, वो सामने आ रहा है। दादी माया ने गुड़िया को कसकर पकड़ा और कहा, यह सिर्फ डराने की कोशिश नहीं, ये चेतावनी है। अब वो तुम्हें एक एक करके तोड़ने की कोशिश करेगा। कबीर ने मिट्टी की ओर देखा। शब्द अब भी ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी के गुस्से से उभरे हों। उसने खुद से कहा, ये मुझे डरा कर नहीं रोक सकता। सच चाहे कितना भी गहरा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक हवेली के अंदर वाले हिस्से से दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और धीरे धीरे बंद हो गया, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया हो। किसी इंसान का हाथ नहीं था, फिर भी दरवाजा बंद हुआ था। गुड़िया डरकर दादी की साड़ी पकड़कर छुप गई। सुमित आगे बढ़ा और बोला, ये हवेली, ये कुआं और ये मिट्टी सब किसी अंधेरी ताकत के साथ जुड़े हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, सबसे पहले हमें हवेली की जांच करनी होगी। वो जहां चाहे वहां घुस सकता है। अगर उसने गुड़िया तक पहुंचा दिया तो वो कहीं भी जा सकता है। दादी माया धीरे से बोली, हवेली की जांच करने से पहले
तुम्हें जानना होगा कि ये साया आखिर आया कहां से है। कबीर ने उनकी ओर देखा। दादी, आप कुछ जानती हैं, है ना? दादी माया ने लालटेन को अपने करीब खींचा। लौ का रंग सामान्य पीला नहीं था, थोड़ा नीला, जैसे वो कोई पुरानी चेतावनी दे रहा हो। दादी ने कहा, यह साया आज का नहीं, बहुत पुराना है। इस हवेली में पहले एक आदमी रहता था, राघव। वो बहुत होशियार था, पर उससे ज्यादा ईर्ष्यालु, हर चीज में दूसरों से आगे निकलना चाहता था। एक दिन उसने हवेली की तिजोरी में बंद पुराने कागजों में कुछ ऐसा पा लिया जिससे उसका दिमाग बदल गया। सुमित धीरे पूछ बैठा, दिमाग बदल गया मतलब? दादी ने भारी आवाज में कहा, उसे एक मंत्र मिला जो आदमी की इच्छाओं को जल्दी पूरा कर देता था, पर बदले में उस आदमी की आत्मा धीमे धीमे साय में बदलने लगती थी। राघव मंत्र सीख गया, पर फिर वो आदमी नहीं रहा, वो इसी हवेली का पहला साया बन गया। कबीर ने समझा, मतलब ये साया कभी इंसान था? दादी बोली, हां, और इंसान की ईर्ष्या से ही ये मजबूत हुआ। विक्रम के चेहरे पर शर्म और पछतावा फैला हुआ था। ये मेरी वजह से मजबूत हुआ, मेरी ईर्ष्या की वजह से। कबीर ने कहा, तूने गलती की, लेकिन तू अकेला नहीं होगा इस बार, हमें इसे खत्म करना ही होगा। अचानक हवेली के पीछे की तरफ से कुछ टूटने की आवाज आई, मानो किसी ने पत्थर पर भारी चोट मारी हो। सब उधर भागे। पीछे का आंगन पूरी तरह शांत था, लेकिन वहां एक गहरी दरार पड़ चुकी थी, जैसे जमीन को किसी बड़ी ताकत ने झकझोरकर फाड़ दिया हो। सुमित ने कांपते हुए कहा, कबीर, ये जमीन खुद से नहीं फटती, ये काम उसी का है। कबीर नीचे झुका और मिट्टी को हाथ से छुआ। मिट्टी गर्म थी, उसके विपरीत की रात ठंडी थी, जैसे किसी गर्म चीज ने मिट्टी को भेदने की कोशिश की हो। कबीर ने धीरे कहा, वो यहीं था, कुछ ही देर पहले। दादी माया ने दूर देखा। बरगद का पेड़ हिल भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी जड़ें खुद ब खुद खिसक रही थीं, जैसे कोई उनके नीचे दबा हो। कबीर और सुमित तेजी से बरगद की तरफ भागे। पेड़ के नीचे ताजा पैरों के निशान थे और उनमें वही धातु की काली धूल चमक रही थी। कबीर ने मिट्टी में बने उन निशानों को ध्यान से देखा। निशान सिर्फ एक नहीं, दो थे। सुमित फुसफुसाया, कबीर, ये दो लोगों के पैरों के निशान हैं, एक विक्रम का और एक उस दूसरे का। कबीर ने माथे पर पड़ा पसीना पोंछा, मतलब साया विक्रम के बिल्कुल पीछे चल रहा था। अचानक बरगद के ऊपर दो चमकती आंखें उभरी, इतनी तेज कि जैसे किसी ने रात में दो अंगारे जला दिए हों। गुड़िया चीख पड़ी। दादी ने उसे कसकर पकड़ लिया। सुमित एक कदम पीछे हटा। कबीर वहीं ठहरा रहा, सीधे उन आंखों को देखते हुए। आंखें धीरे धीरे नीचे आईं। बरगद की शाखाओं से कुछ गिरी, एक लकड़ी का टुकड़ा, उसी पर कुछ लिखा था, तुम तीनों में से एक मेरा है। सुमित की सांस रुक गई। ये हमें आपस में शक में डालने की कोशिश कर रहा है। दादी ने लालटेन ऊंची की। लौ अचानक उठी और इतनी तेज हो गई मानो अंदर से आग फूटने वाली हो। आंखें गायब हो गईं। कबीर ने गहरी आवाज में कहा, वो हमें डराकर नहीं रोक पाएगा, अब हम उसकी हर चाल समझ चुके हैं। तभी विक्रम हड़बड़ाते हुए बोला, कबीर, वो साया कह रहा था कि अगला हमला अकेले लोगों पर होगा। जो अंधेरे में अकेला पाया जाएगा वो उसका पहला निशाना बनेगा। गुड़िया की आंखों में डर और बढ़ गया। सुमित ने कबीर का कंधा पकड़ा। हमें घर वापस जाना होगा, सबको बताना होगा, नहीं तो वो रात के अंधेरे में किसी को भी पकड़ सकता है। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, अगर हम गांव में गए तो साया और फैल जाएगा। वो डर की हवा में घुसकर हर दिल को बांट देगा। पहले हमें उसे रोकने का रास्ता ढूंढना होगा। दादी ने धीरे कहा, रास्ता है बच्चा, लेकिन आसान नहीं। कबीर ने पूछा, कैसा रास्ता दादी? दादी ने लालटेन की ओर देखा। जिस ताकत से साया बढ़ता है उसी ताकत से उसे हराया भी जा सकता है, लेकिन मुझे वो जागृत करनी होगी, और उसके लिए आधी रात से पहले हवेली की तिजोरी खोलनी होगी। सुमित चौंक गया। तिजोरी? वही जिसमें पुराने कागज और असली गहने थे? दादी ने सिर हिलाया। हां, उसी में असली मंत्र छुपा है जो साय को कमजोर कर सकता है। कबीर ने धीरे कहा, तो चलो दादी, तिजोरी तक चलते हैं। दादी ने डर भरी आवाज में कहा, लेकिन समय कम है। अगर साया तिजोरी के करीब पहुंच गया तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और तभी हवेली के अंदर से बहुत धीमी पर खतरनाक हंसी गूंजी। साय ने उनकी बात सुन ली थी। हवेली के अंदर से गूंजती वो धीमी खतरनाक हंसी धीरे धीरे पूरे आंगन में फैल रही थी। हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी, जैसे किसी ने रात के तापमान को अचानक नीचे गिरा दिया हो।
लालटेन की लौ भी पहले जितनी स्थिर नहीं थी, अब वो डर के कारण कांप रही थी। कबीर ने तुरंत दादी के सामने खड़े होकर कहा, दादी आप तिजोरी तक चलिए, जो भी होगा हम आपको सुरक्षा देंगे। सुमित ने बिना एक पल गंवाए जोड़ा, हम तीनों साथ हैं। ये साया हमें तोड़ने की कोशिश करेगा, पर हम इसे मौका नहीं देंगे। दादी माया ने अपनी लालटेन को मजबूती से पकड़ा। बच्चों, तिजोरी तक पहुंचना आसान नहीं होगा। साया जानता है कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे ही हम हवेली के अंदर बढ़ेंगे, ये हमारी हिम्मत और विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। याद रखना, डर जैसे ही दिल में आया, साया वहीं से अंदर घुस सकता है। कबीर दृढ़ता से बोला, किसी को नहीं डरने दूंगा। जो भी आएगा हम तीनों मिलकर सामना करेंगे। गुड़िया को हवेली के बाहर ही सुरक्षित रखा गया। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, डर मत बच्ची, जब तक ये लालटेन जल रही है साया तुझे छू भी नहीं सकता। गुड़िया ने धीरे से सिर हिलाया और बरगद के तने के पास बैठ गई। कबीर, सुमित और दादी हवेली में दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही अजीब खामोशी गूंजने लगी, इतनी गहरी कि लगता था जैसे हवेली में मौजूद हर चीज सांस रोककर खड़ी हो। लकड़ी का फर्श चरमराया, ऊपर की मंजिल से हल्की सरसराहट आई, कहीं कहीं से दीवारें खुद ब खुद हिल रही थीं। दादी माया धीरे चलीं। उनके डगमगाते कदमों के बीच कबीर और सुमित दोनों ने अपनी सांस रोकी हुई थी। वे गलियारे से होकर तिजोरी वाले कमरे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा नजरों के सामने आया, दोनों लड़कों की रूह कांप गई। दरवाजा आधा खुला हुआ नहीं था, वो पूरी तरह खुला था और अंदर गहरा अंधेरा था जो हर दिशा में सांस लेता हुआ लग रहा था। दादी ने कहा, यह उसका बुलावा है, वह चाहता है कि हम अंदर आएं। कबीर ने दादी के हाथ से लालटेन ली और कमरे में अपना पहला कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांस धुआं बनी और हवा में घुल गई। सुमित भी उसके पीछे आया। कबीर, सावधान रहना। कमरा बड़ा था, लेकिन अंधेरा इतना गहरा कि लालटेन की रोशनी भी मुश्किल से दीवारों तक पहुंच रही थी। कमरे के बीचों बीच एक भारी लोहे की तिजोरी रखी थी, जंग खाई मगर मजबूत। दादी माया ने तिजोरी के पास पहुंचकर अपने हाथ की पुरानी चाबी निकाली। ये चाबी इतनी पुरानी थी कि लग रहा था जैसे समय खुद उस पर धूल की परत जमाकर भूल गया हो। लेकिन जैसे ही दादी ने चाबी तिजोरी में डालने की कोशिश की, कमरा अचानक जीवित हो उठा। हवेली की दीवारों से सीटी जैसी आवाज आने लगी, फर्श खुद कांपा और तिजोरी के पीछे की दीवार पर एक काली परछाई उभरकर लंबी होती गई। सुमित तुरंत दादी के सामने आ गया। कबीर ने लालटेन तिजोरी की ओर बढ़ाई। परछाई धीरे धीरे एक आकृति ले रही थी, लंबी, धुंधली और आंखों की जगह सिर्फ दो जलते काले घेरे। कबीर चिल्लाया, सामने आ, छुपकर क्यों हमला कर रहा है? साया हिला। उसकी हर हरकत ऐसे थी जैसे हवा को काटते हुए कोई पुरानी आत्मा चल रही हो। उसकी आवाज धीमी पर तेज चुभने वाली। सच, सच मेरा दुश्मन है। तुम तिजोरी खोलना चाहते हो, और अगर तिजोरी खुल गई तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। साया ने धीरे धीरे तिजोरी की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी छाया जमीन पर फैलती जा रही थी, जैसे धुआं गर्म हवा में पिघल रहा हो। कबीर ने लालटेन उसके सामने उठाई। साया तुरंत पीछे हट गया। उसकी आवाज कांपते हुए गूंज उठी, यह आग मुझे रोक सकती है, पर हमेशा नहीं। कबीर ने अवसर का लाभ उठाया और लालटेन दादी को देते हुए बोला, दादी जल्दी कीजिए, चाबी घुमाइए। दादी ने बिना वक्त गंवाए चाबी को तिजोरी में डाल दिया। लेकिन जैसे ही चाबी घूमने लगी, तिजोरी के नीचे की जमीन हिलने लगी। साया ने अपनी पूरी ताकत से दीवारों को धक्का दिया और कमरे में गहरा कंपन फैल गया। सुमित चिल्लाया, कबीर, दीवारें हिल रही हैं। कबीर ने लालटेन साया की ओर घुमाई। लौ और तेज हुई और साया खुद ब खुद पीछे की ओर खिसक गया। दादी ने चाबी पूरी ताकत से घुमाई और तिजोरी का भारी ताला धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया। उस पल कमरे की हवा पूरी तरह बदल गई। एक तेज चमक तिजोरी से बाहर निकली। साया पीछे हटता गया, जैसे कोई डर उसके चारों तरफ फैल गया हो। दादी ने तिजोरी के अंदर हाथ डाला और एक पुरानी चमकती हुई पट्टी निकाली। उस पर मंत्र जैसे शब्द लिखे थे। साया गुस्से से चीखा, नहीं, ये तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। कमरा अचानक और भी जबरदस्त हिलने लगा। साया तेजी से आगे बढ़ा, जैसे वो तिजोरी को वापस बंद करना चाहता हो। कबीर पूरी ताकत से उसके सामने खड़ा हो गया। लालटेन की लौ अब नीली हो चुकी थी और साया उससे जल रहा था। साया गुर्राया, तू मेरे रास्ते में क्यों खड़ा है? कबीर ने कांपती आवाज में कहा, पर शब्द दृढ़ थे, क्योंकि तूने हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की। तूने विक्रम को फंसाया, गांव को बांटना चाहा, और अब तू बच नहीं पाएगा। साया ने झटके से दर्द में चीख मारी।
उसकी आकृति कांपने लगी, फैलने लगी, फिर सिकुड़ने लगी। दादी ने मंत्र वाली पट्टी उठाई और इसे हवा में ऊंचा करते हुए कहा, ये पट्टी इस हवेली के पहले मालिक ने बनाई थी, साया को कमजोर करने के लिए, और अब इसकी शक्ति तुम्हें खत्म करेगी। पट्टी ने तेज सुनहरी रोशनी छोड़नी शुरू की। कमरा पूरा चमक से भर गया। साया दर्द से तड़पने लगा। लेकिन जैसे ही रोशनी तेज हुई, अचानक कहीं से वही भारी डरावनी आवाज आई, ये अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी जड़ें इस हवेली से बाहर भी हैं। और एक झटके में साया कमरे के कोने में धुएं की तरह फटता हुआ गायब हो गया। कमरा शांत हो गया। तिजोरी का ताला खुला रह गया और दादी की लालटेन की लौ धीरे धीरे स्थिर हो गई। सुमित हक्का बक्का खड़ा था। कबीर, ये गायब हो गया? सच में? कबीर ने तिजोरी को देखा, फिर दादी की ओर मुड़कर कहा, ये भागा है, मरा नहीं, और इसका मतलब है अगला हमला हवेली से बाहर होगा। दादी माया ने धीरे आंखें बंद कर ली। हाँ बच्चा, अब वो गांव में जाएगा और असली युद्ध वहीं शुरू होगा। रात का अंधेरा अब पहले जैसा नहीं था। अब उसमें एक चलती हुई परछाई थी जो अपने अगले शिकार की तलाश में थी। तिजोरी की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। साया धुएं की तरह गायब हो चुका था, पर कमरा अभी भी भारी महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत दीवारों में छुपी रहकर सबको देख रही हो। कबीर की सांसें अब भी तेज थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल में एक अजीब सी दृढ़ता बनी हुई थी। अब वो पीछे नहीं हट सकता था। दादी माया ने मंत्र वाली पट्टी को तिजोरी के पास रखा और गहरी सांस लेकर कहा, साया इस कमरे से निकाला जा चुका है, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब वो बाहर है और किसी न किसी पर हमला जरूर करेगा। सुमित ने चिंता से पूछा, दादी, अब वो कहाँ गया होगा? दादी ने कहा, वो वही जाएगा जहां दिल कमजोर होगा, जहां भरोसा सबसे ज्यादा टूट सकता है। कबीर चौंका। गांव में? गांव वालों के बीच? दादी ने धीमी आवाज में सिर हिलाया। हाँ बच्चा, उसकी ताकत डर और झूठ से बढ़ती है। गांव में अगर कहीं किसी ने एक दूसरे पर शक किया तो साया वहां जड़ें जमा सकता है। ये सुनकर कबीर के भीतर बेचैनी दौड़ गई। गांव पहले ही थोड़ी बहुत फूट झेल चुका था। लोग अब भी चोरी वाले मामले को लेकर बटे हुए थे। अगर साया वहां पहुंचा तो गांव खत्म हो जाएगा। अचानक बाहर से तेज आवाज आई, किसी के चिल्लाने की। लगता था जैसे कोई घर से बाहर भागते हुए गिर पड़ा हो। कबीर बिना एक सेकंड खोए बाहर की तरफ भागा। सुमित और दादी भी उसके पीछे तेजी से निकले। हवेली के दरवाजे से बाहर आते ही तीनों ठिठक गए। बरगद के सामने दो गांव वाले खड़े थे, रतन और घनश्याम। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। आवाज इतनी ऊंची थी कि लगता था किसी भी पल बात हाथापाई में बदल जाएगी। रतन चिल्लाया, मेरी गाय तूने चुराई है। रात से गाय नहीं मिली और तेरे घर के पास उसके निशान दिखाई दिए। घनश्याम ने जवाब में गुस्से से दहाड़ा, झूठ मत बोल, तुझे पता है मेरे घर के आगे कीचड़ है, मैं वहां गया ही नहीं था। कबीर ने जल्दी कहा, रुको, किसी ने गाय चुराई नहीं, हमने देखा है कि साया। पर उसकी बात पूरी होने से पहले रतन और घनश्याम दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े। दादी ने जोर से चिल्लाया, रुको, ये सिर्फ तुम दोनों नहीं बोल रहे, साया तुम्हारे कानों में फूंक रहा है। लेकिन दोनों ने एक भी शब्द नहीं सुना। उनकी आंखों में वही काली अजीब सी चिड़चिड़ाहट झलक रही थी, जैसे कोई बाहर से उनकी भावनाओं को घुमा रहा हो। कबीर ने रतन को पकड़ा। रुको, सोच तू क्या कर रहा है? पर रतन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों के पीछे वही अंधेरा छुपा हुआ था जो कबीर ने कुएं में देखा था। कबीर का खून जम गया। साया इन दोनों के दिमाग में घुस गया है। तभी अचानक हवा बहुत तेज चली। बरगद की शाखाएं गरजते हुए हिलीं और उसी समय दोनों झगड़ते हुए गांव वालों की परछाइयां जमीन पर लंबी होती गईं। सुमित ने धीरे कहा, कबीर देख। कबीर ने जमीन पर देखा। दोनों की परछाइयां सामान्य से अलग थीं। एक लंबी, एक मुड़ी हुई, और दोनों परछाइयों के बीच खड़ी थी तीसरी परछाई, धुआं जैसी लंबी और आंखों जैसी दो काली जगह लिए हुए। वह साया सीधे उनके बीच खड़ा था। कबीर ने लालटेन दादी से ली और जोर से आगे बढ़ा। साया, सामने आ। साया ने अपनी परछाई हिलाई, फिर वो धीरे धीरे रतन के शरीर पर चढ़ने लगा। रतन का शरीर कांपने लगा, चेहरा टेढ़ा हो गया। घनश्याम भी डर से पीछे हट गया। कबीर, यह क्या हो रहा है? कबीर ने लालटेन रतन की ओर उठाई। लौ तेज हुई और रतन चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। साया पीछे हट गया, लेकिन गायब नहीं हुआ। वो घनश्याम की ओर भागा, जैसे किसी नई कमजोर दिमाग की तलाश कर रहा हो। सुमित चिल्लाया, कबीर, इसे रोक। कबीर लालटेन लेकर दौड़ा।
साया घनश्याम की परछाई के पास पहुंचा ही था कि कबीर ने लालटेन को दोनों के बीच रख दिया। लालटेन की नीली लौ चमकी और साया पीछे की ओर धुएं की तरह उछल गया। उधर घनश्याम जमीन पर बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। ये क्या था? मैंने रतन पर हमला क्यों किया? कौन मेरे अंदर बोल रहा था? दादी ने घनश्याम को सहारा दिया। तुमने नहीं बोला था बच्चा, साया ने तुम्हें इस्तेमाल किया। तुम्हारी पुरानी नफरत, पुराना गुस्सा जिसे तुम दबाए बैठे थे, उसी को उसने जगा दिया। रतन भी उठकर कांपते हुए बोला, मुझे याद नहीं मैं कब कबीर से लड़ने लगा, कब दिल में गुस्सा आया, मुझे पता नहीं। कबीर ने दोनों को स्थिर आवाज में कहा, यह साया तुम्हारी कमजोरी ढूंढकर उसे हथियार बनाता है। अगर हम एक पल भी कमजोर पड़े तो ये पूरे गांव को एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। तभी अचानक बरगद की जड़ों के पास मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। सबकी सांसें रुक गईं। मिट्टी ऊपर उठी और उसी मिट्टी पर खुद ब खुद शब्द उभर आए, अब गांव की बारी है। कबीर ने दांत भींच लिए, आज ही इसे रोकना होगा, नहीं तो ये रात कई जिंदगियों को निगल जाएगी। दादी माया ने मंत्र वाली पट्टी कबीर के हाथ में दी। अब लड़ाई तू लड़ेगा बच्चा, यह पट्टी साया को कमजोर करेगी, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए एक आखिरी जगह है जहां जाना होगा। कबीर ने पूछा, कहां? दादी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। बरगद की जड़ों के नीचे, जहां साया पहली बार पैदा हुआ था। सुमित की रूह कांप गई। मतलब हमें अंधेरे के बिल्कुल बीच जाना होगा? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा है वहीं उसका अंत भी है। कबीर ने गहरी सांस ली, तो आज रात हम वहीं जाएंगे। और जैसे ही उसने ये कहा, बरगद के पीछे घनी काली हवा उठी, दो चमकती आंखें उभरी और रात पहले से ज्यादा भयानक हो गई। बरगद के पीछे उभरी अंधेरी हवा में तैरती दो चमकती आंखें धीरे धीरे और साफ हो रही थीं। वो साया अब पहले जितना छुपा हुआ नहीं था, जैसे वो खुद सामने आने का इंतजार कर रहा हो। हवा ठंडी से बर्फीली होती जा रही थी। गुड़िया ने डर से दादी का हाथ कसकर पकड़ा। सुमित आगे बढ़ा, पर कबीर ने उसका हाथ रोक लिया। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, अब भागने का वक्त नहीं, ये उसी जगह बुला रहा है जहां ये पैदा हुआ था। दादी माया ने भारी आवाज में बताया, बरगद की जड़ों के नीचे एक पुराना कक्ष है, एक तहखाना। वहीं राघव ने वो मंत्र पढ़ा था, वहीं उसका साया बना था और तभी से वहीं इसकी जड़ें छुपी हैं। सुमित ने गहरी सांस ली, मतलब हमें वहीं उतरना होगा, सीधे अंधेरे के अंदर। कबीर ने दृढ़ता से कहा, हाँ, जो भी है वहीं छुपा है। साया ने दूर से हंसी जैसी आवाज निकालकर चारों ओर काली हवा फैलाई, जैसे वो उनका फैसला सुन चुका हो। दादी ने मंत्र वाली पट्टी कबीर के हाथ में दी। सावधान बच्चा, ये पट्टी साया को कमजोर करेगी, पर इसका असर तभी होगा जब तुम इसे उसके असली रूप के सामने रखोगे। अधूरे रूप पर इसका असर नहीं पड़ेगा। कबीर ने पट्टी को कसकर पकड़ा, तब हमें उसका असली रूप सामने लाना होगा। बरगद की जड़ों के पास पहुंचते ही जड़ें खुद ब खुद हिलने लगीं, मानो किसी ने उन्हें अंदर से खींचा हो। मिट्टी दरकने लगी और जड़ों के बीच अंधेरे में एक गहरी दरार खुली, एक ऐसी दरार जो किसी साधारण कुएं जैसी नहीं थी, बल्कि एक लंबी तंग सुरंग जैसी दिखती थी, जो नीचे अंधकार की गहराइयों में उतर रही थी। सुमित ने कांपती आवाज में कहा, क्या हमें सच में इस सुरंग में जाना होगा? कबीर ने जवाब दिया, हाँ, जो भी है वहीं छुपा है। दादी माया के शब्द कम लेकिन भारी थे। नीचे जाते वक्त याद रखना, तुम्हारा मन जितना स्थिर होगा, साया उतना कमजोर होगा। डरते ही उसकी जड़ें तुम में घुसने लगेंगी। साया दूर से खड़ा सब देख रहा था, उसकी आंखें चमकती हुईं, जैसे वो किसी शिकारी की तरह इंतजार कर रहा हो। कबीर सुरंग में नीचे उतरने लगा, सुमित उसके पीछे। विक्रम भी हालांकि कांप रहा था, पर वो भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैंने गलती की, पर अब इसे खत्म करने में मदद करूंगा, उसने धीमे कहा। सुरंग में उतरते ही ठंडी मिट्टी की गंध और अंधकार का वजन चारों ओर भर गया। दीवारें सांस ले रही हों ऐसा लग रहा था, नम, ठंडी और जीवित। कभी कभी दीवारों से हल्की दिल की धड़कन जैसी आवाज आती थी, जो इंसानी नहीं लगती थी। सुमित ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर, अगर हम अधभरे मन से उतरेंगे तो वो हम पर काबू पा लेगा। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, इसलिए हम एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं। करीब 100 कदम नीचे उतरने के बाद सुरंग चौड़ी हो गई। अब यहाँ पत्थर की बड़ी गोल जगह थी, जिसके बीचों बीच एक पुराना गोल निशान बना था, मानो किसी जमाने में यहाँ कोई अनुष्ठान हुआ हो। कबीर ने चारों ओर देखा, यही जगह है जहाँ राघव का साया पैदा हुआ था। सुमित ने सुरंग की छत की ओर रोशनी डाली। ऊपर काली कालिक थी,
मानो किसी दूसरी दुनिया का धुआं यहां चिपक गया हो। अचानक उसी गोल निशान के बीच काली धुंध उठने लगी। धुंध पहले पतली थी, फिर मोटी होने लगी, फिर उसमें आकार बनने लगे। एक चेहरा, फिर एक धड़, फिर दो लंबी विकृत भुजाएं और अंत में दो जलती हुई आंखें। साया अब अपने सबसे भयानक रूप में था। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी, तुम लोग यहां तक आ गए, पर अब यहीं रह जाओगे। मुझे रोकने की ताकत तुम में नहीं, मैं तुम्हारे डर से बना हूं, और जितना डरोगे मैं उतना बड़ा हो जाऊंगा। विक्रम अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों में वही डर तैरने लगा जो कभी साये ने उसके अंदर भरा था। कबीर, वो हकलाया, ये मेरे दिमाग में फिर घुस रहा है। कबीर ने झटके से कहा, विक्रम, मेरी आंखों में देख, तू अकेला नहीं है। इसे तेरी कमजोरी चाहिए, लेकिन तेरी ताकत तुझमें नहीं, हम में है। साया हंसा, ताकत? तुम्हें लगता है दोस्ती ताकत है? दोस्ती सबसे आसान चीज है जिसे तोड़ा जा सकता है। साया ने अपना हाथ फैलाया और अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। साया की भुजाओं से धुआं निकलकर 3 हिस्सों में बंटने लगा। पहला हिस्सा सुमित की ओर बढ़ा, तू हमेशा कबीर की छाया रहा है, क्यों? दूसरा हिस्सा विक्रम की ओर बढ़ा, तू कभी किसी को नहीं जीत सका, ईर्ष्या ही तेरी सच्ची दोस्त है। तीसरा हिस्सा कबीर की ओर बढ़ा, और तू सोचता है कि तू सब ठीक कर सकता है। तूने एक बार अपनी दोस्ती नहीं बचाई, फिर कैसे बचाएगा अपने गांव को? साया की बातें हवा में जहर की तरह फैल रही थीं। सुमित का चेहरा पल भर को कांपा, विक्रम की आंखें नीची हो गईं और कबीर के भीतर भी चोट जागी। लेकिन अगले ही पल कबीर ने दादी के शब्द याद किए, डरते ही साया अंदर घुस जाता है। कबीर ने अपनी मुट्ठी कस ली और चिल्लाया, सुमित, विक्रम, उसकी बात मत सुनो, वो हमारे डर से ताकत लेता है, हमारे विश्वास से नहीं। कबीर ने मंत्र वाली पट्टी उठाई, उस पर लिखा सुनहरी शब्द हल्की रोशनी से चमकने लगे। साया पीछे हटकर गर्जा, नहीं, यह पट्टी नहीं। कबीर एक कदम आगे बढ़ा, हमें तोड़ने की कोशिश मत कर। हम तीनों की कमजोरी अलग है, लेकिन हमारा दुश्मन एक ही है, और आज हम डरेंगे नहीं। कबीर ने पट्टी हवा में उठाई, पट्टी की रोशनी फैलने लगी, पहले छोटी, फिर तेज, फिर चकाचौंध करने वाली। साया तड़पने लगा, उसकी भुजाएं सिकुड़ने लगीं, उसकी आंखों का रंग लाल से काला होने लगा। साया चीखा, नहीं, तुम तीनों एक साथ कैसे, क्यों डर नहीं रहे? कबीर चिल्लाया, क्योंकि डर अब तू है, हम नहीं। सुमित और विक्रम कबीर के पीछे आ खड़े हुए। तीनों ने मंत्र वाली पट्टी की रोशनी की ओर हाथ जोड़े। रोशनी तेज हुई, बहुत तेज, इतनी तेज कि साया चीखता हुआ दीवारों से भिड़ गया। फिर एक धमाके जैसी आवाज हुई और साया टुकड़ों में बिखरकर धुएं की लकीरों में बदल गया। गुफा में शांत हवा भर गई। रोशनी धीरे धीरे कम हुई। कबीर के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में जीत की चमक। सुमित ने पूछा, क्या ये खत्म हो गया? कबीर ने धीरे कहा, अभी नहीं, इसका एक छोटा हिस्सा बचा है और वो ऊपर गांव की तरफ गया है। तीनों समझ चुके थे, असली अंतिम लड़ाई अभी बाकी है। गुफा की हवा धीरे धीरे शांत हो चुकी थी, लेकिन उस शांति में भी एक बेचैनी थी, एक अधूरापन। साया बिखर चुका था, पर कबीर जानता था कि उसका एक हिस्सा ऊपर की ओर भागा था, ऊपर गांव की ओर, उन लोगों की ओर जो खतरे से बेखबर अपने घरों में सो रहे थे। कबीर ने गहरी सांस ली, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। साया का आखिरी टुकड़ा गांव में है, और अगर हम देर कर गए तो वो किसी के मन पर कब्जा कर लेगा। सुमित ने भी तेज सांस लेते हुए सिर हिलाया। कबीर, चल, अब ये आखिरी लड़ाई होगी। विक्रम अभी भी थका और अस्त व्यस्त था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा पछतावा और दृढ़ता थी। मैं भी चलूंगा, यह सब मेरी कमजोरी से शुरू हुआ था, मैं इसे खत्म करने में पीछे नहीं हटूंगा। तीनों सुरंग से ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। ऊपर हवा और ठंडी हो रही थी, बरगद की जड़ें हल्के हल्के कांप रही थीं, शायद चेतावनी दे रही थीं कि ऊपर कुछ बदल चुका है। जैसे ही वे जड़ों से बाहर निकले, रात का माहौल पहले जैसा नहीं था। हवा भारी थी, अजीब सी खामोशी छाई थी, और दूर गांव की तरफ से हल्की हड़कंप जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे लोग जाग गए हों, जैसे किसी ने गांव को चेतावनी दे दी हो। या शायद साया वहां पहुंच चुका था। कबीर ने बरगद की तरफ देखा, उसकी छाया आज पहली बार डरावनी लगी, जैसे पेड़ भी इस रात का बोझ महसूस कर रहा हो। दादी माया ने हवेली से बाहर आते ही चिंतित आंखों से पूछा, क्या साया नीचे खत्म हो गया? कबीर ने धीरे कहा, पूरा नहीं, उसका एक हिस्सा बच गया है दादी, वह गांव की ओर गया है। दादी की सांस रुक गई। ओ भगवान, इसका मतलब है अब वो भीड़ के बीच छुपेगा, वो डर फैलाएगा, शक फैलाएगा।
अगर वो किसी को पूरी तरह पकड़ ले तो उसका रूप और भी भयानक हो जाएगा। कबीर ने गुड़िया को गले लगाकर कहा, तू घर के अंदर रह, दादी इसे बाहर मत आने देना। गुड़िया ने डरते हुए पूछा, भैया आप वापस आओगे ना? कबीर ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ, मैं वापस आऊंगा, जब तक ये खतरनाक रात खत्म नहीं होती। तीनों गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव के पास पहुंचते ही उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। कई घरों में दिए जल रहे थे। किसी ने हड़बड़ाकर चिल्लाया, किसी ने मुझ पर हमला किया। मेरे घर की खिड़की खुद खुल गई। मेरी बेटी को कोई काली छाया दिखी। गांव डर के साए में जाग चुका था। कबीर ने चौपाल पहुंचते ही देखा, कम से कम 7-8 लोग वहां जमा थे। सबके चेहरों पर डर और गुस्सा मिला जुला था। रतन और घनश्याम भी वहीं थे। दोनों की आंखें लाल थीं, जैसे उन्हें फिर से गुस्सा भड़क रहा हो। साया की चाल साफ दिख रही थी, वो फिर से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा था। कबीर ने ऊंची आवाज में पुकारा, सब रुक जाओ, यह झगड़ा तुम लोग नहीं कर रहे, साया करवा रहा है। सबकी नजरें उसकी ओर गईं। कुछ लोगों के चेहरे पर शक था, कुछ पर डर और कुछ पर अविश्वास। गांव का बुजुर्ग रमेश आगे आया। कबीर, हम पिछले 1 घंटे से अजीब चीजें देख रहे हैं। दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, परछाइयां दीवारों पर चल रही हैं, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। सुमित ने दृढ़ता से कहा, साया गांव में घुस चुका है। वह तुम्हारे डर से शक्ति लेता है। जो जितना ज्यादा डरेगा वो उसी पर पहले कब्जा करेगा। तभी भीड़ के बीच एक बच्चा चीखा, माँ, दीवार पर कोई है। सबकी निगाह उधर गई। एक घर की दीवार पर लंबी काली छाया थी, धीरे धीरे फिसलती हुई। छाया इंसान की नहीं थी। उसका चेहरा टेढ़ा, आंखें खाली और शरीर धुएं की तरह लहरा रहा था। विक्रम के पैरों से जमीन खिसक गई। वो वही है। कबीर ने मंत्र वाली पट्टी कसकर पकड़ी। वो खुद को छुपा नहीं रहा, वो हमें उकसा रहा है। अचानक छाया दीवार से उतरकर जमीन पर फैल गई और किसी एक दिशा में जाकर खड़ी हो गई। सबकी नजरें जड़ हो गईं। छाया अब किसी के पैरों के पास थी। गांव के बुजुर्ग रमेश के चेहरे पर भय दौड़ गया। उनकी परछाई साया के साथ मिलकर लंबी हो गई और जैसे ही साया उस पर चढ़ने लगा, रमेश का चेहरा बदलने लगा। सुमित चिल्लाया, कबीर, वह रमेश चाचा पर काबू पा रहा है। कबीर आगे बढ़ा, रुको साया, अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो सामने आ। किसी बूढ़े को पकड़कर क्या साबित करेगा? साया रुक गया। 1 सेकंड के लिए हवा स्थिर हो गई। फिर छाया धीरे धीरे रमेश से अलग होकर जमीन पर उठी और कबीर की ओर बढ़ने लगी। कबीर की रूह कांपी, लेकिन उसने पीछे नहीं हटे। साया अब उसके सामने था। उसकी 2 चमकती आंखें कबीर के चेहरे के सामने आकर ठहर गईं। और तभी साया ने बेहद धीमी पर चुभने वाली आवाज में कहा, अगर मुझे सच में कोई रोक सकता है तो वो तू है। इसलिए अब मैं तुझे तोड़ूंगा। हवा कांप उठी। सब लोग पीछे हट गए। साया ने कबीर के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसके कदमों के साथ धुआं उठ रहा था। कबीर एकदम स्थिर खड़ा रहा। साया फुसफुसाया, तुझे लगता है तू बहादुर है, लेकिन तूने एक गलती की है। तूने समझा कि मैं खत्म हो जाऊंगा। साया की आकृति अचानक उछली और उसकी काली भुजा सीधे कबीर की छाती की ओर बढ़ी। भीड़ चीख उठी। सुमित ने चिल्लाया, कबीर! पर कबीर ने उसी पल मंत्र वाली पट्टी को अपने सीने के पास पकड़ लिया। जैसे ही साया ने उसे छूना चाहा, पट्टी से अचानक तेज सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि रात भर के अंधेरे को चीरती हुई निकल पड़ी। साया चीख पड़ा, भयावह, गहरी, फटी हुई आवाज, नहीं, ये रोशनी, यह मेरे लिए जहर है। तूने मुझे कमजोर कर दिया। कबीर अपनी जगह स्थिर रहा। इस बार तू किसी को नहीं तोड़ेगा। आज हम तुझे खत्म करेंगे। साया बिखरने लगा, पर पूरी तरह नहीं। उसका एक हिस्सा फिर से ऊपर उठने लगा, जैसे वो भागने को तैयार हो। कबीर ने दांत भींचकर कहा, यह अंतिम वार होगा। सुमित, विक्रम, तैयार? दोनों आगे आ खड़े हुए। साया अब तैर सोच रहा था, भागे या आखिरी हमला करे। और कहानी अब अपने चरम पर थी, जहां या तो साया खत्म होगा या पूरा गांव उसकी गिरफ्त में चला जाएगा। गांव के बीचों बीच मंडराता हुआ साया अब आधा बिखरा हुआ, आधा शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। उसकी आकृति धुएं की तरह लहरा रही थी, कभी बड़ी, कभी छोटी। उसकी आंखों की चमक कम हो चुकी थी, लेकिन उनमें अभी भी अंधेरे का गुस्सा भरा हुआ था। ये उसकी आखिरी कोशिश थी और यही उसके बचने का आखिरी मौका भी। कबीर ने मंत्र वाली पट्टी को कसकर पकड़ा हुआ था। सुमित और विक्रम उसके दोनों ओर खड़े थे। गांव वाले डरे हुए पीछे हटे थे।
लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। उम्मीद की शायद आज वो अंधेरा खत्म हो जाएगा जिसने गांव की नींद, भरोसा और रिश्तों को खोखला कर दिया था। साया ने कांपती फटी हुई आवाज में कहा, तुम तीनों सोचते हो कि मुझे खत्म कर लोगे? मैं डर से जन्मा हूं, ईर्ष्या से बड़ा हूं और मन के अंदर छुपा रहता हूं। इंसान का दिल ही मेरी असली जगह है। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, तू पैदा मन से होता है, लेकिन मन से ही खत्म भी होता है। हम डरेंगे नहीं, इसलिए आज तू पूरी तरह मिटेगा। साया तड़प गया। मुंह मत खोल, तुम तीनों को मैं हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। उसकी परछाई अचानक 3 भागों में बंटी, 3 लंबी पतली भुजाएं जो 3 दिशाओं में फैली। एक कबीर की तरफ, एक सुमित की तरफ और एक विक्रम की तरफ। तीनों काली भुजाएं बिजली की गति से उनकी ओर झपटी। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। दादी माया चिल्लाईं, सावधान, ये आखिरी हमला है। कबीर ने पट्टी सीने के सामने पकड़ी। सुमित ने एक दिया उठाया। विक्रम ने जमीन से पत्थर उठा लिया। डर के बावजूद उसकी मुट्ठी अब दृढ़ थी। तीनों ने एक ही पल में साया की भुजाओं पर वार किया। पट्टी की सुनहरी रोशनी, दिए की अग्नि की लाल चमक और पत्थर के वार से उठी चिंगारी, तीनों रोशनियां एक साथ हवा में मिली और उस टकराहट से निकलने वाली चमक इतनी तेज थी कि पूरा गांव रोशनी से नहा गया। हवेली, बरगद, चौपाल, सब कुछ। साया चीखा, एक ऐसी आवाज जो धरती के नीचे तक हिल गई। उसकी तीनों भुजाएं टूट गईं। उसकी आकृति सिकुड़ने लगी। उसका चेहरा मुड़ता, पिघलता, धुएं में बदलता गया। कबीर आगे बढ़ा और चिल्लाया, तू अब खत्म हो रहा है क्योंकि हम तीनों साथ खड़े हैं। साया की आंखें बुझने लगीं। उसने आखिरी बार कहा, जहां डर होगा मैं वहीं। उसका स्वर अधूरा रह गया और अगले ही पल वो अंधेरे का गुबार बनकर हवा में उड़ गया। धुआं ऊपर उठा, आकाश में मिला और धीरे धीरे गायब हो गया। एकदम शांत। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो डर का नहीं बल्कि राहत का था। कुछ पल बाद गांव वालों में से किसी ने धीरे धीरे ताली बजाई, फिर दूसरे ने, फिर पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रतन आगे आया और कबीर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तूने सिर्फ हमें नहीं बचाया, तूने हमारी सोच को बचाया है। हमने झगड़ों में जो खो दिया था, तूने उसे वापस जोड़ दिया। घनश्याम भी आगे आया। कबीर, अगर तुम तीनों साथ ना होते तो गांव बिखर चुका होता। तुमने हमारे मन से उस साए को मिटा दिया। सुमित मुस्कुराया, थका हुआ लेकिन खुश, क्योंकि सच हमेशा साथ से मजबूत होता है, अकेले से नहीं। विक्रम पीछे खड़ा कांपते हुए बोला, और मेरी वजह से जो टूट गया था वो आज फिर जुड़ गया। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, लेकिन तुमने मुझे छोड़ने के बजाय साथ खड़ा रखा। अगर दोस्ती ऐसी हो तो साया भी हार जाता है। कबीर उसके पास गया। उसने विक्रम का कंधा पकड़ा और कहा, गलती मत गिन, सुधार गिन। आज तू हमारे साथ खड़ा था, बस यही काफी है। दादी माया आगे आईं और तीनों के माथे पर हाथ रखा। इस गांव को आज तुम तीनों ने बचाया है। तुमने डर को जीतने नहीं दिया, इसलिए रोशनी जीती। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा। अंधेरा खत्म नहीं होता बच्चे, पर जो साथ खड़ा हो जाए वो हर बार उसे हरा सकता है। गांव में दिए जलने लगे, लोग हंसने लगे। डर जो इतने दिनों से हवा में घुला था, आज पूरी तरह गायब हो गया था। कबीर, सुमित और विक्रम चौपाल के बीच खड़े थे, थके हुए पर गर्व से भरे हुए। गुड़िया दौड़कर कबीर को गले लगा ली। भैया, आप जीत गए, अब साया नहीं आएगा ना? कबीर ने उसे सीने से लगाया। नहीं आएगा, जब तक हम सब साथ हैं। कोई साया हमें नहीं तोड़ सकता। रात का आसमान साफ हो गया था। बरगद की जड़ें शांत थीं, जैसे लंबे समय बाद उन्हें शांति मिली हो। गांव में पहली बार सुकून की हवा बहने लगी और तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, एक मुस्कान के साथ जो कह रही थी, दोस्ती टूटी थी एक झूठ से, पर वफादारी ने फिर संभाल लिया। कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन रोशनी हमेशा वहीं रहती है जहां दिल साफ हो, क्योंकि साया सिर्फ वहीं जन्मता है जहां अंधेरा घुस सके। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा और मेरी टीम का मनोबल कम होता है। और जब हमारी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए,
फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।